नमस्ते। सोम भैया आ गए हैं। मैं सोम भैया के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। गुजरात ने देश की आज़ादी की मुख्य भूमिका निभाई है। गांधी जी ने स्वदेश का सपना देखा, बहुत कोशिशों की, जिसमें नई तालीम, ग्राम उद्योग वगैरह मुख्य रहे। जीवन विद्या के प्रणेता ए नागराज जी के सह-अस्तित्ववाद से स्वराज का सपना साकार होता हुआ दिख रहा है। अभी मानव जाति की सुखी, समृद्धि, अभय, सह-अस्तित्व, पूर्ण धरती की कामना भी उसके साथ साकार रहेगी। सोम भैया 3 दिन जो हमारे साथ ये संवाद करने वाले हैं, हैप्पी मैरिज लाइफ, क्लैरिटी ऑफ पर्पस। आप जो नए नए सब लोग हैं, खुश नसीब है। तो सोम भैया आएंगे यहाँ पे। वो कुल मिला के उन्होंने प्रबोधन के रूप में 200 से ज़्यादा छोटी बड़ी ऐसी जीवन विद्या की शिविर की है। अभी रायपुर के पास अछोटी में खुद वहाँ संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं, गोपालन और खेती भी करते हैं। आपने सुना होगा दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के साथ हैप्पीनेस करिकुलम के नाम पे उन्होंने बढ़िया एजुकेशन में काम किया है। मैं पिछले 9 साल से भैया के साथ 2012 में पहला शिविर किया था हमने एसजीवीपी में, तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और आज 3 दिन एक विचार आया एक शिविर में, तो मैंने एक बार बोला था कि जितने घंटे शादी चलती है अभी, इतनी साल नहीं चलती। तो शिविर में एक शर्मा जी करके थे, तो बोले घंटे की तो छोड़ो पोषक भाई, मैं शर्मा रिसोर्ट चलाता हूँ, तो शादी होने के बाद रिसोर्ट का बिल भी पेमेंट नहीं होता, इसके पहले लोग अलग हो जाते हैं। तो अभी समाज में जो सोशल वार्मिंग या फैमिली वार्मिंग है, इसकी वजह से बहुत सारे इश्यू आते हम देख रहे हैं। तो कमल भैया ने, विनोद भैया ने, हमारी जो टीम है, एक प्रस्ताव के रूप में भैया ने ले लिया, और हैप्पी मैरिज क्लैरिटी ऑफ लाइफ, एक बढ़िया सा मिशन, एक नया फ्यूचर आने वाली पीढ़ी के लिए। मैं क्लियर हूँ, बहुत 3 दिन का ये जो सेशन रहेगा वो एक नई दिशा देगा, अस्तित्व के लिए, सह अस्तित्व के लिए, मानव जात के लिए। मेरे को शादी के 30 साल हो गए, अभी भी मेरे को पर्पज पता नहीं, क्लैरिटी नहीं है शादी है क्या। तो आप लोग खुश नसीब है, और मैं सोम भैया को रिक्वेस्ट करता हूं, जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करेंगे। धन्यवाद भैया। सभी प्यारे मित्रों को नमस्कार। कितने लोग गुजरात के बाहर के हैं? हाथ उठाइए। कितने लोग गुजरात के बाहर के हैं? 1 2। अच्छा, तो काफ़ी लोग ड्रॉप हुए हैं, ड्रॉप काफ़ी हुए हैं। दोस्तों, इस शिविर का आयोजन महज एक चर्चा से शुरू हुआ। मैं पहले ये बता दूं कि ये किस तरह का काम हम लोग कर रहे हैं, और फिर ये आपका शिविर का आयोजन कैसे हुआ है। हम लोग देश भर में एक ग्रुप है जिन्होंने संसार में, जिसको एजुकेशन, जॉब, उपलब्धि, जो कुछ भी सामान्य रूप से कहा जाता है, उस सब को पाया, और पाने के बाद उस खालीपन को भी देखा, और उस खालीपन को देख के कहीं ना कहीं ज़िंदगी की तलाश शुरू हुई कि ये वो नहीं है जिसकी मुझको तलाश थी। मेरे को लगता है कि हम में से अधिकांश लोगों के साथ ऐसा अक्सर घटता है कि किसी चीज़ के लिए हम एक तरह की पिक्चर बनाते हैं, एक तरह का इमेजिनेशन अपने में क्रिएट करते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं तो पहुँचने के बाद पता चलता है कि ये वो नहीं थी जिसकी मुझको तलाश थी, या ये उतनी सुखदायी नहीं निकली जितना मैंने सोचा था। कितने लोगों के साथ, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है ना? चाहे वो शादी का मामला है, चाहे वो जॉब का मामला है, अधिकांश जैसा हम कल्पना में इमेजिन किए होते हैं, जब रियलिटी सामने आती है तो उसकी पिक्चर, दोनों पिक्चर में काफ़ी अंतर हमको दिखाई देता है। तो दोस्तों, वहाँ से ज़िंदगी की तलाश शुरू हुई। तो ज़िंदगी की तलाश में बहुत कुछ, फिर आदमी कहीं ना कहीं बहुत सारे, गांधी को पढ़ो, इसको पढ़ो, और जय कृष्णामूर्ति को पढ़ो, तमाम तरह के जो भी कुछ ऑथर्स हैं जिनकी समाज में अपनी कोई रिकग्निशन है, उन सब को पढ़ते पढ़ते, और संयोग ऐसा रहा कि मेरा 89 का इंजीनियरिंग पास आउट है। 3 साल नेल्को टाटा, अमेरिकन एम्बेसी वगैरह में दिल्ली में जॉब किया। 3 साल की जॉब के बाद पता चला कि कुल मिला के ब्रेड एंड बटर का मामला है,
क्योंकि इंजीनियरिंग करते समय जैसा हम सोचते थे कि कोई बहुत बड़ी चीज़ होगी, जब जॉब में आए तो ऐसा नहीं लगा कि कोई उतनी बड़ी चीज़ है। तो फिर ये सवाल हुआ कि जो उतनी बड़ी चीज़ का सपना देखा था क्या वो गलत था? तो कहीं ना कहीं ये तो अस्वीकार नहीं हुआ कि जो सपने देखे हैं या ज़िंदगी में जिस किसी बड़ी सच्चाई को, बड़ी ऊंचाई को, किन्हीं बड़े सपनों को साकार करना चाहते हैं, वो गलत तो नहीं है। पर ये नहीं है, क्योंकि बेसिकली मेरा गांव दिल्ली के पास है, मैं किसान का बेटा हूँ, तो छत और रोटी घर में उपलब्ध थी। तो ब्रेड एंड बटर मेरी ज़िंदगी की ज़रूरत है, लेकिन ये ज़िंदगी का पर्पस कुछ और होगा। लेकिन मेरे को कोई पर्पस की क्लैरिटी भी नहीं थी। उसी बीच में शादी की बात भी शुरू हो गई। मेरे को ये बहुत क्लैरिटी थी कि ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, कुछ मीनिंगफुल करना चाहता हूँ, लेकिन उसकी कोई क्लियर पिक्चर मेरे पास नहीं थी। इसी बीच में जब ये सोच चलती रही तो शादी का मामला सामने आ गया। तो ऐसे 91 नवंबर में मेरी शादी हुई, अभी लगभग 30 साल होने को है। तो मेरे मन में ये बहुत कन्फ्यूज़न था कि शादी करूं कि नहीं करूं, क्योंकि मुझको ये इंट्यूटिवली लगता था कि जिस तरह की ज़िंदगी मैं जीना चाहता हूं, मैं जीने जा रहा हूं, हो सकता है कोई लड़की मेरे साथ चल नहीं पाएगी। और समाज में डिवोर्सी कहलाना, तो लोग बोलेंगे कि अपना परिवार संभला नहीं और तुम समाज में कुछ करना चाहते हो, ये ज़्यादा मुश्किल काम होगा। तो उस आज का दौर तो उसके मामले में और कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हमारे समय में भी है ना, मुझको ये बहुत इंट्यूटिवली लग रहा था कि मैं जॉब नहीं कर पाऊँगा। जॉब नहीं कर पाऊँगा तो मैं क्या करूँगा, ये मुझको नहीं पता था। इस मनस्थिति के साथ में कोई लड़की मेरे साथ कितना दिन चल पाएगी, नहीं चल पाएगी और क्या स्थितियाँ बनेंगी, तो मुझको लगता था कि मैं शादी नहीं करूँ तो बेटर होगा। कुछ ज़िंदगी में ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसमें आप वापस लौट के देखते हो तो आपको भरोसा होता है कि ये एग्जिस्टेंस, ये पूरी कायनात, ये पूरी सृष्टि, ये रैंडम नहीं है। इसमें जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई रीज़न है, उसके पीछे कोई, हम वो पढ़ते हैं ना कारण कार्य सिद्धांत, कॉज एंड इफेक्ट, तो उसके पीछे कोई रीज़न है। लेकिन जब घटना घट रही होती है तब आपको उतनी क्लैरिटी नहीं बनती है। जब घटना बैकग्राउंड में घट जाती है और 2-5 साल आप आगे निकल जाते हो, तब आप पीछे लौट के देखते हो तो आपको एक सीक्वेंस नज़र आता है और आपने वो कनेक्टिंग द डॉट्स, है ना, सुना पड़ा होगा, तो डॉट्स फिर कनेक्ट होते हुए दिखाई देते हैं। मेरी चंडीगढ़ में पोस्टिंग हुआ करती थी और क्रेसेंट कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी थी, उसमें जॉब में था। तो चंडीगढ़ आप में से कुछ लोग गए चंडीगढ़, है ना? चंडीगढ़ में सुखना लेक है, तो वो सुखना लेक पे मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए भी जाया करता था और थोड़ा मेडिटेशन करने का भी शौक था। ऐसी होता तो कुछ था नहीं, आंख बंद करके बैठ जाया करते थे। तो एक दिन मैं वहाँ बैठा रहा और ध्यान व्यान तो कुछ हो नहीं रहा था, आंख बंद करके बैठा था। तो एक सज्जन ने वहीं पे आके जॉगिंग करना शुरू किया। तो पहले ही थोड़ा सा मन में इरिटेशन था, यार ध्यान व्यान की कोशिश करते हैं, कुछ होता है नहीं, ऊपर से इसको भी यही जगह मिली है। तो मैं आँख खोल के उसकी तरफ देखा, तो मेरे से वो कहते हैं, सो यू आर ट्राइंग टू मेडिटेट। मैं कहा अब तो जो होना था हो ही गया। तो मैं भी खड़ा हो गया, उनसे परिचय हुआ। आज मैं कहानी बहुत दिन बाद सुना रहा हूँ, नॉर्मली कभी शिविरों में शेयर नहीं करता हूँ, क्योंकि आपका संदर्भ शादी का है इसलिए शेयर कर रहा हूँ। तो उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। वो एक सज्जन थे, उनका नाम था BM गरियाली। वो CPWD में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे। फैमिली उनकी दिल्ली में रहती थी और वो अपनी जॉब पे चंडीगढ़ में अकेले रहते थे और मैं भी अकेला रहता था। तो फिर उनसे चर्चा शुरू हुई, तो उन्होंने जो अपने बारे में शेयर किया, उन्होंने शेयर किया कि वो माँ भगवती के भक्त हैं, कुछ साधना वादना करते हैं। फिर मैंने भी अपना शेयर किया कि मेरे को जॉब में मन नहीं लगता है और मैं बहुत इंटेंसिवली सोचता हूँ कि मैं कुछ और करूँ, क्या करूँ, मेरी क्लैरिटी नहीं है, पर मैं जॉब में एक दिन भी रहना नहीं चाहता। तो उन्होंने फिर अपनी ज़िंदगी की एक घटना शेयर किया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी कश्मीर गया और कश्मीर में कोई सेब का बागान में कहीं घूमने गए होंगे। उस बागान में उनको एक फैमिली थी और उनके साथ 2 बच्चे थे। उन 2 बच्चों को देख के उनको बहुत इंटेंस फीलिंग हुआ कि मेरे भी 2 ऐसे ही बच्चे हों। तब तक वो अनमैरिड थे। तो
बोले आप मानोगे नहीं, मेरी शादी हुई और शादी होने के बाद सेम 2 बच्चे फोटोकॉपी। तो ये कह के उन्होंने मेरे को ये कहने की कोशिश की कि यदि आपकी कोई बहुत तीव्र इच्छा है, बहुत तीव्र इच्छा है, तो ये एग्जिस्टेंस उसको सुनता है और वो इच्छा पूरी होती है। तो आप जॉब नहीं करना चाहते, तो मैं नहीं कहता इस शरीर यात्रा में या आगे शरीर यात्रा में, मैं एक ऐसा वातावरण चाहता था, एक ऐसी जगह जाता था जहां मेरे को झूठ ना बोलना पड़े, जहां मेरे को चोरी ना करनी पड़े, जैसा मैं चाहता हूं वैसा मैं जी सकूं, जिंदगी के मीनिंग को जी सकूं। ये सब मेरी इमेजिनेशन में था। बोले आज नहीं, आपको ना ये परिस्थितियां जरूर मिलेंगी। तो मैं तो घंटे और दिन गिनता था, वो बोल रहे थे ये अगली शरीर यात्रा में भी हो सकता है। तो मेरे को तो बात समझ में नहीं आई, लेकिन उनकी ये बात मेरे को बहुत समझ में आ गई कि एग्जिस्टेंस सुनता है। और यदि आप कोई बहुत पवित्रता के साथ, बहुत इंटेंसिटी के साथ में कोई चीज चाहते हो, ये कायनात हमको मदद करती है, ऐसी बहुत सारी बातें हम सुनते भी हैं। तो मेरे को ये आइडिया अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि ये बीएम गरियाली का एप्लीकेशन सैंक्शन हो सकता है तो मेरा भी हो सकता है, तो मैंने भी डाल दिया। तो मेरी 2 प्रॉब्लम थी। एक मेरी प्रॉब्लम थी कि मैं जॉब नहीं करना चाहता था और किसी ऑल्टरनेट जिंदगी की तलाश में था, लेकिन उसकी कोई पिक्चर मेरे को बहुत क्लियर नहीं थी। दूसरा मेरे को कन्फ्यूजन था कि शादी करूं कि नहीं करूं। तो बीएम गरियाली साहब से जो चर्चा हुई, उस चर्चा में वो आदमी मेरे को ये कन्विंस करके चला गया कि शादी तुमको करना चाहिए। उसने कुछ कुछ सुनाया लंबा चौड़ा और मैं कन्विंस भी हो गया, लेकिन डर तो था ही कि कैसे होगा। तो मैं मेरी माँ को बहुत पसंद करता हूँ, अब तो नहीं है, चली गई। तो मैं मेरी माँ को बहुत पसंद करता था, तो मैंने भी ऊपर वाले को एप्लीकेशन डाल दिया कि यदि बीवी देना तो मेरी माँ जैसी देना, क्योंकि वही झेल पाएगी, और नहीं तो मत देना, है ना, देना तो माँ जैसी देना। पहली एप्लीकेशन। दूसरी एप्लीकेशन, जैसा मैं जीना चाहता हूँ मुझको वैसी जिंदगी मिले, इसके लिए जो कीमत होगी मैं चुकाऊंगा। तो दोस्तों, आप भी मानोगे नहीं, पर हो सकता है मान जाओ, कि मेरी शादी हुई डिट्टो फोटोकॉपी, और आज मेरी शादी को 30 साल हुआ। इन 30 सालों में जिस तरह के स्टेप्स मैंने लिए, मैंने 92 में जॉब से रिजाइन किया, दिल्ली में 3 साल स्विस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, कपाट जैसी कुछ नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में रूरल डेवलपमेंट वगैरह का काम उस समय जो समझ में आया वो किया। वो करके ये समझ में आया कि समाज में जैसा कुछ चल रहा है उसमें मैं कॉम्प्रोमाइज कर नहीं सकता, और ये समाज मेरे जैसा हो नहीं सकता, तो मैं इस समाज के लिए अनफिट हूँ। तो मैंने एक डिसीजन लिया कि ये समाज के साथ अपने को रहना ही नहीं है, तो क्या किया जाए। तो उस समय एक संयोग रहा, किसी के थ्रू मेरे को बस्तर का पता चला। बस्तर आप लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं बस्तर, जहां नक्सली घटनाएं, नक्सली मूवमेंट्स चलता रहता है। तो किसी के थ्रू उनका पता चला, तो मेरे को लगा कि एक बार उनके बीच में जाके देखता हूँ वो लोग कैसे रहते हैं, और मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, कुछ मीनिंगफुल करना चाहता हूँ। हो सकता है इस पढ़े लिखे समाज के साथ में रह के देखा तो ये प्रॉब्लम समझ में आया कि प्रॉब्लम माइंडसेट का है, और माइंडसेट को हैंडल करने की अपनी कोई योग्यता है नहीं। क्योंकि मैंने अपने घर में जब झांक के देखा तो मैंने ये पाया कि हमारा परिवार तब टूटा जब परिवार में पैसा था। गरीबी में परिवार नहीं टूटते। क्या लगता है? परिवार गरीबी में टूटते हैं कि जब पैसा आ जाता है तब टूटते हैं? ठीक। और अपने ही परिवार की जो माइंडसेट की प्रॉब्लम्स हैं उसको हैंडल कर पाने की अपनी कोई योग्यता नहीं दिखती है, तो क्या किया जाए। तो मैं क्या करूं, अब जॉब में करनी, जॉब से मैंने रिजाइन कर दिया। परिवार और समाज की जो प्रॉब्लम दिखती हैं वो माइंडसेट के प्रॉब्लम हैं, जिनको हैंडल करने की अपनी कोई कैपेसिटी दिख नहीं रही है। पैसे से विकास नहीं होता है, ये समझ में आ गया था 3 साल काम करके। तो अब मैं क्या करूं। और रोज रोज लोग परेशान करते थे, मुझको तो कम करते थे, मेरी वाइफ को ज्यादा करते थे। आजकल क्या करता है? तो आजकल क्या करता है, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है शादी के बाद। तो वो मेरे से ज्यादा परेशान होती थी। तो मेरे कुछ कुछ कंक्लूजन आए। नंबर 1, पैसे से विकास नहीं होता है। नंबर 2, ये अपनों के बीच में जब तक अपने भी, अपने परिवार के लोग भी हमको एज ए ह्यूमन बीइंग नहीं पहचानते हैं,
वो हमको बेटे के रूप में पहचानते हैं, पति के रूप में पहचानते हैं, बेटी के रूप में पहचानते हैं, माँ के रूप में पहचानते हैं। जिस दिन हम एज ए ह्यूमन बीइंग अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, उस दिन हम अपने परिवार वालों के लिए ही अजनबी हो जाते हैं। मुझको नहीं पता कि ये बात को आप कितना अभी समझ पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि ऐसी कोई जर्नी आपने शुरू की होगी और ऐसा घर में बात शुरू होती है तो सब इतना ही बोलते हैं। 3 साल जॉब करके समझ में आया कि पैसा है तो मकान है और घर है, घर और मकान पहले से है तो जॉब क्यों करना है। मेरा प्रॉब्लम ये था कि घर और गाड़ी घर में पहले से है और मैं पैसा कमा के घर और गाड़ी कमाऊंगा, वो तो पहले से है। 2 रोटी, मैं किसान का बेटा हूं, 2 रोटी घर में है, तो 2 रोटी कमाने के लिए जिंदगी नहीं है। 2 रोटी कमाना जिंदगी की जरूरत है, आवश्यकता है, लेकिन ये पर्पस तो नहीं है। पर्पस के साथ 2 रोटी भी होगा तो चलेगा, पर्पस छोड़ के 2 रोटी होगा, ये चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? ये नहीं चलेगा। यहां पे कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति नहीं थी। तो ये 3-4 साल काम करके, 3-4 साल के जॉब में और 3 साल जो भी रूरल डेवलपमेंट वगैरह किया, 6 साल में कुछ कंक्लूजन्स बहुत क्लियर थे। नंबर 1, पैसे से विकास नहीं होता है। नंबर 2, प्रॉब्लम माइंडसेट का है और माइंडसेट को हैंडल करने के लिए कोई इफेक्टिव टूल हमारे पास नहीं है। तब तक मैंने कुछ जो धार्मिक संस्थाएं होती है ना, उधर भी जाके देखा कि इनके पास कुछ टूल्स हैं क्या। प्रैक्टिकली जब जमीन पे काम करते हैं तो ऐसा लगा कि नहीं, टूल तो काम नहीं कर रहे हैं। फिर घर वाले परेशान करते ही थे, पैसा खत्म हो ही गया था। ठीक, चारों तरफ की प्रॉब्लम को देख के और इस समाज के साथ में सस्टेन करना मुश्किल है, तो मैंने एक निर्णय लिया कि मैं बस्तर के ट्राइबल्स के साथ में रह के ज़िंदगी, क्योंकि दिल्ली में रह के और मेरे को किसी को पैसा देना नहीं था, बिना पैसा दिए कोई काम होता नहीं था। तो रोज़ पुलिस वाले से झगड़ा, सरकार से झगड़ा, रोज़ झगड़े करता था। और 3 साल ये धंधा खूब किया। और 3 साल में जिससे झगड़ा होता था उसका फ़ोन नंबर मांगता था, तो वो खुशी खुशी देता था और कहता जो ऊपर वाले से बता देना। तो पता चला ये ऊपर तक चेन है, ये यहाँ भी कुछ होना बहुत आसान नहीं है। तो फिर फाइनली ये तय किया कि इस संसार के साथ अपनी दाल गलेगी नहीं। तो मैंने कहा कि मैंने 95 में निर्णय लिया कि मैं बस्तर में ट्राइबल्स के बीच में जाके काम करूँगा। 95 में मैं अपने 2.5 साल के बच्चे को लेके बस्तर के ट्राइबल्स में शिफ्ट हो गया। ये एक संयोग रहा, मुझको तो ऐसा पता नहीं था कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ क्या होने वाला है, लेकिन संयोग से मैं जहाँ गया वहाँ कोई इतनी बड़ी चीज़ मिल गई, वहाँ कोई वो चीज़ मिल गई जो आज मैं आपके सामने या हजारों लोगों के साथ हम शेयर करते हैं। जिस जिंदगी की तलाश में मैं गया था, जिस जिंदगी की तलाश में मैं था, और जो दिल्ली में नहीं मिल सकती है ये सोच के गया था, और कहीं भी नहीं मिलेगी ये सोच के गया था। मरने का मन नहीं था, जिंदा रहने का कोई आधार नहीं था, तो कम से कम जिंदगी कहीं थोड़ा सा मीनिंगफुली गुजारी जा सके। तो ट्राइबल्स के लिए जो भी एजुकेशन और हेल्थ या कुछ कुछ काम ट्राइबल्स के लिए करके अपनी ज़िंदगी बिता लेंगे, ऐसा सोच के मैं उस ट्राइबल बेल्ट में गया था। उस ट्राइबल बेल्ट में एक ऐसे महापुरुष से मुलाकात हो गई, ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो गई जिसने ज़िंदगी को ऐसे आमने सामने दिखा दिया। दोस्तों देखो, हम सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं। साइंस कहाँ अनआंसर्ड हो जाती है वो भी जगह हमको पता है। जिंदगी कहाँ अनआंसर्ड है वो हमको पता ही है। लेकिन बहुत अच्छी बात एजुकेशन की ये है कि एटम और सेल को हम क्लासरूम में पढ़ा सकते हैं, और एक क्लासरूम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सारे देश और सारे मेल फीमेल सभी एक साथ बैठ के पढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आदमी के लिए हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है, है ना, कि वाकई में जितनी क्लैरिटी के साथ, जितना ऑब्जेक्टिवली मैं एटम और सेल को पढ़ सकता हूं, उतना ही ऑब्जेक्टिवली मैं जिंदगी को भी समझ सकता हूं। क्लासरूम में जिंदगी को लाया जा सकता है। ये एक अद्भुत घटना उस महापुरुष से मिलने के बाद घटी। मैं ही नहीं, मेरे जैसे हम बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने IIT, IIM और जो कुछ भी हाईएस्ट एजुकेशन हो सकती थी, उपलब्धियां हो सकती थी, उसको पाने के बाद, उसका खालीपन देखने के बाद, अपनी ही ज़िंदगी में उसका खालीपन देखने के बाद ज़िंदगी की तलाश में निकले और कोई बढ़िया चीज़ मिल गई, तो उस चीज़ को हम आप लोग के साथ में, पूरे देश के साथ जहाँ जहाँ मौका में, हम सारे लोग इसको बिना किसी आर्थिक अपेक्षा के शेयर करते हैं। ये हमारे लिए कोई फाइनेंशियल मॉडल नहीं है कि मैं कोई वर्कशॉप करने जाऊँगा और मेरे को वहाँ इतना पैसा मिलेगा।
हम सभी लोगों को लगता है कि इस बात से हमारी अपनी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ और हमारी ज़िंदगी एज ए होल में कोई मीनिंग मिला है। जो खुशी हमको मिली है उस खुशी को अपने भाई बहनों के साथ में शेयर करते हैं, परिवार भाव से शेयर करते हैं। देश में और देश के बाहर भी हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो इस काम को, जैसा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ऐसे करते हैं। तो एक तो मैंने ये कहने की कोशिश की कि ये किसी तरह का कोई फाइनेंशियल, आपको भी इस आयोजन का बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि हम लोग आते हैं तो उसका हमारे आने जाने का या हमारे बोलने का कोई खर्चा आपके ऊपर नहीं है। आप लोग वर्कशॉप करने आते हो तो आप लोग अपने खाने पीने रहने का जो एज ऑन एक्चुअल है उसको आप खुद वहन करें। और इस वर्कशॉप में किसी भी तरह का कोई भी फंडिंग, किसी व्यक्ति का फंडिंग या किसी समाज का या सरकार का फंडिंग हम पूरे देश में नहीं लेते हैं। यही इसका काम करने का तरीका है। लेकिन अभी जब गुजरात में पिछले समय से काम शुरू हुआ है, जिस तरह के रिजल्ट्स यहाँ लोगों को मिले हैं उससे सब में कोई बहुत अच्छा उत्साह है। कमल मंगल जी एक बार खड़े हो जाएं। कमल मंगल जी से कितने लोग परिचित हैं यहाँ? हाथ उठाएं। ओह, सारे आपके परिचित। तो कमल मंगल जी की उम्र और जो कुछ आप कर रहे हैं, आनंद निकेतन के नाम से आप स्कूल चला रहे हैं, तो उस क्रम में एक दिन अभी जब मैं वर्कशॉप करता हूँ, सामाजिक वर्कशॉप हम करते हैं, तो किसी भी वर्कशॉप में यंग जनरेशन होता ही है। तो 2-3 क्वेश्चन बार बार उठ के आ रहे थे कि शादी क्यों करना है। दूसरा क्वेश्चन है कि शादी करना है तो बच्चे क्यों करना है। तीसरा क्वेश्चन ये भी उठ के आता था कि शादी होती है तो ये लड़की लड़के घर क्यों जाती है, लड़का क्यों नहीं आ सकता है। तो जब मैंने ऐसे, फिर और बहुत सारा, हमारे ज़माने में कम से कम ये था, हमारे ज़माने में इंटरकास्ट मैरिज अच्छा नहीं मानते थे, और कम से कम ये पक्का था कि लड़का है इंटरकास्ट करेगा तो लड़की से करेगा, ये तो पक्का था। तो अभी के ज़माने की प्रॉब्लम कई तरह की, अलग तरह की भी हो गई हैं। क्या सही है क्या गलत है मैं उस बारे में अभी कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी हमारे ज़माने में शायद उतनी नहीं थी। आपके ज़माने में अब क्योंकि हम लॉजिकल हैं, हर चीज़ को लॉजिक से देखते हैं, और ज़िंदगी कई बार बियॉन्ड लॉजिक है, या अभी हमारा लॉजिक उतना डेवलप नहीं हुआ है कि हम ज़िंदगी को देख सकें। तो कई बार बहुत सारी स्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि जहाँ एक ऐसी स्थिति आती है कि हमको मतलब बहुत रास्ते दिखाई नहीं देते हैं। तो ऐसी चर्चा हमारी आपस में होती रही कि इस तरह के क्वेश्चंस आजकल काफ़ी आ रहे हैं, और शादी नहीं करने वालों का रेशो भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है। आत्मीय यूनिवर्सिटी राजकोट में है, वहाँ मैंने यूथ के साथ में हम लोग काफ़ी काम करते हैं, तो उनके साथ काम करते करते पता चला कि काफ़ी लोग शादी नहीं करने जैसा भी सोचते हैं, और नहीं करने वालों के पास नहीं करने का कोई ठोस रीज़न नहीं है, और करने वालों के पास तो वैसे भी कोई रीज़न नहीं। सबकी होती है इसलिए कर ली, नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, इस टाइप का बहुत कुछ रहता है। तो वहाँ से ऐसी कमल मंगल जी ने कहा कि एक वर्कशॉप कर लें क्या। अब मैंने एक्सक्लूसिवली ऐसा कोई वर्कशॉप हमने नहीं किया कि जिसमें हम केवल मैरिज को लेके बात करें या यूथ के साथ हम कोई इस तरह का वर्कशॉप करें। ऐसे पिछले 20 साल से हम और हमारे मित्र इस तरह का काम करते हैं, लेकिन ये पहली वर्कशॉप है जब हम यूथ के साथ कर रहे हैं, इसलिए आप सब लोगों को जोरदार धन्यवाद और कमल जी को जोरदार धन्यवाद। तो मेरी ज़िंदगी में मैं 2 तलाश लेके निकला था। एक तलाश थी कि ऐसी बीवी मिल जाए जो इस सफ़र में साथ दे दे। तो दोस्तों, बहुत खुशी के साथ कहता हूँ कि शादी के दिन जो संबंध की मिठास थी, 30 साल बाद वो बढ़ी है, घटी नहीं है। शादी का नयापन, संबंध का नयापन, संबंध की खुशबू मेंटेन है और शानदार है। और जितनी उठापटक हमारी ज़िंदगी में हुई है, कभी वक्त आएगा उसकी चर्चा कर सकते हैं। मैं एक ऐसे मध्यवर्गीय परिवार से आता हूँ, लेकिन बचपन से हॉस्टल्स में रहा, तो मैंने कभी गरीबी देखी नहीं है। गरीबी क्या होती है मुझको नहीं पता, लेकिन मैं जॉब छोड़ के, और मैं कुछ बातें शेयर कर देता हूँ, आपकी उम्र के हिसाब से आपको वो सूट कर सकती हैं। जब मैं जॉब करता था तो 3 साल की जॉब में मेरे को जॉब का शुरू का 6 महीने में नयापन रहता है, आप कुछ नया सीखते हो, नए लोगों से मिलते हो तो थोड़ा मज़ा आता है। 1 साल में जॉब मोनोटोनस होने लगती है। तो मैंने 2-3 जॉब किया। एक जॉब में ये प्रॉब्लम आई तो जॉब बदल के देखा,
दूसरी बार फिर वही प्रॉब्लम आई। तो धीरे धीरे समझ में आया कि तो बात नहीं बन रही है। तो ये वर्कशॉप का सारा संदर्भ ऐसा निकल के आया कि चर्चा से मात्र ये बात निकल के आई कि हम इस तरह का एक वर्कशॉप करें। तो मैंने कहा कि केवल यूथ्स हों और जो मैरिड हो वो हों तो कुछ हम और बेहतर बात कर पाएँ। तो इस सभी शुभकामनाओं के साथ हम 3 दिन में किसी अच्छी जगह पहुंचेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। थोड़ा सा हमारा एक समय था, एक तरह का माइंडसेट था जब उस समय के दौर में शादियां होती थी। आज 30 साल बाद काफ़ी परिस्थितियां बदली हैं। तो मेरे को लगता है कि आज 30 साल बाद जब आप लोग शादी कर रहे हैं या हो चुकी है, कितने लोग हैं जिनकी शादी को 5 साल हो चुका है? 5 साल हो चुका है। 5 मतलब 5 ही के अंदर हुआ है। आप क्यों उठा रहे? 5 के आसपास वाले, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे हैं। कितने लोग हैं जिनकी शादी को अभी 1 साल ही हुआ है? ज़्यादातर 1, 2, 3 साल वाले होंगे ना। गुड। तो कुछ लोग हैं जिन्होंने शादी के 2-3 साल बिता लिए हैं, और हमने नहीं भी बिताए क्या हुआ, तो हमारे आसपास तो लोग हैं एक्सपीरियंस्ड जिनके कई साल बीत रहे हैं। तो मैं 2-3 तरह की शेयरिंग आप लोगों से एक बार सुनते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। मैं नहीं कह रहा कि आपकी फैमिली में क्या प्रॉब्लम है, किस तरह के प्रॉब्लम से हम यूथ किस तरह के प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, इसके लिए आपके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कुछ लोग शेयर कर दें। आपका शेयर करने नहीं बोल रहा हूं, हमारे आसपास शादी को लेके यूथ किस तरह के माइंडसेट से गुजर रहा है, इसको कुछ लोग, 1-2 लोग शेयर कर सकते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम उत्तम है। सो सर, बेसिकली हम यूथ को ये एक इशू होता है कि अभी हम करियर वाइज सेट नहीं है। जस्ट इंजीनियरिंग कोई भी फील्ड में से पास आउट हुआ है। सो वी आर इन सर्च कि हम आगे फ्यूचर। जब कोई बोल रहे हैं तो कैमरा उधर। अच्छा, 2 कैमरे हैं। अच्छा, ठीक। हम आगे फ्यूचर में अभी क्या करने वाले हैं फाइनेंशियली, और ऊपर से घर से प्रेशर भी आने लगता है कि यू नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल, और तुम्हें शादी भी करनी है। फिर उसके बाद उनका एक और डिज़ायर रहता है घर से, फैमिली का, और वो कभी एंडलेस है। तो ये पूरे चक्कर में हम फंस जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैरिटी नहीं है कि मैरिज क्यों करना है, और फाइनेंशियली का भी अगर हम जैसे अभी जॉब कर रहे हैं तो आसपास लोगों को देखते हैं तो उन्होंने कितने साल दे दिए जॉब में या बिजनेस में, लेकिन सबके अंदर एक खालीपन तो रहता ही है। सो अगर हमने ये रियलिटी को देख लिया है तो हम उसमें जाए क्यों? भैया, 2 सवाल है, 2 चीज़ें जो मेरा ऑब्जर्वेशन है। सबसे पहले तो ये कि शादी एक बंधन सा लगता है। मैं भी अभी आ रहा था तो कुछ लोगों ने बोला बहुत घूम रहा है, तेरी शादी करवानी पड़ेगी। तो एक तो ये पुरानी कहावत है, जो लड़के थोड़ा बिगड़ैल हो जाते थे उनको सुधारने का एक ही तरीका था कि अब इसकी शादी कर दो। तो घर वालों से नहीं संभल रहा है तो किसी लड़के के जिम्मे डाल देते। तो घूम रहा हूँ तो बहुत सारे शादीशुदा लोगों को लग रहा है कि ये बहुत घूम रहा है, इसकी शादी करवाओ। एक तो ये, दूसरा एक ये डर रहता है कि एक अलग तरह का वातावरण में मैं पला बड़ा, एक अलग तरह के वातावरण में सामने वाली लड़की आएगी, दोनों का एडजस्टमेंट होगा कैसे? कहीं ना कहीं ईगो कॉन्फ्लिक्ट होता है, अंडरस्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट होता है, समझ का, कल्चर का, बहुत सारी चीज़ों में। तो एक गाड़ी ट्रैक्टर का और एक पहिया स्कूल साइकिल का, और चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा साथ में मिलने के बाद में? तो एडजस्टमेंट कैसे होगा वो? ट्रैक्टर वाला आपका है कि उधर वाला? हाँ जी, बढ़िया। और कोई शेयरिंग? हाँ जी, माइक। नमस्ते भैया, मैं खुशबू फ्रॉम अहमदाबाद। अभी तो हमारे यूथ का ऐसा है। हेलो। किसी के यहाँ ये प्रॉब्लम है कि जाते नहीं। हाँ। किसी के यहाँ ये प्रॉब्लम है कि जाते हैं तो क्यों जाते हैं। हाँ। तो हस्बैंड वाइफ रिलेशन को मैं 20 साल से देखता आ रहा हूँ। हाँ। ये इतना रहस्यमय रिलेशन है कि आजकल मैंने हस्बैंड वाइफ को सुनना ही बंद कर दिया कि भैया कहानी मत सुनाओ, या डायरेक्ट शिविर करो और उसके बाद कुछ बचेगा तो बताना। हाँ। क्योंकि जब हस्बैंड बताता तो सारा ऐसा बताता है जैसे वो सारा सही है, गलती सारी उधर है। और जब वाइफ को सुनो तो वो सारा ऐसा बताती है कि जैसे इधर सारा सही है, गलती सारी इधर है। जब दोनों ही ठीक है तो प्रॉब्लम क्या है? हाँ। लेकिन दोनों ठीक नहीं है, है ना।
तो कितने डायमेंशन, कितने लाख तरीके, कितने लाख एंगल हो सकते हैं कि वही बात किसी को अच्छी लगे और उसी बात पे किसी का झगड़ा हो जाए। हाँ। तो कितने उसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो इस लाइफ को, मैरिड लाइफ को चलाने का एक कॉन्फिडेंस हमको आ जाए, है ना। देखो अभी कार हम चलाते हैं तो कार चलाने का हमको कॉन्फिडेंस आ गया, लेकिन हमको उसके लिए भी हमने एक कोर्स किया था, ठीक। तो क्या क्या जिंदगी को लेके, स्पेशली मैरिड लाइफ की चर्चा इसलिए ज़्यादा है कि देखो आपकी भाई से नहीं बनती तो आप दूरी बना सकते हो, आपकी दोस्त से नहीं बनती तो आप दूरी बना सकते हो, आपकी अपने बच्चों से नहीं बनती तो भी दूरी बनाई जा सकती है। लेकिन हस्बैंड वाइफ ऐसा रिलेशन है जहां दो ही ऑप्शन है, या तो जियो नहीं तो झेलो। तीसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहां दूरी बनाना भी झेलना है। इसलिए इतने ज्यादा जोक पति पत्नी पे क्यों बनते हैं? पति पत्नी पे इतने जोक बनने की जगह इसलिए है कि वहां बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हैं, वहां बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, और वहां उतना दुख भी है। जहां से भी रोड चलते आदमी से हमको थोड़ी दुख है, हमको दुख उससे ही है जहां हमारी एक्सपेक्टेशन है। और पति पत्नी एक वो जगह है जहां हम ट्रांसपेरेंट हैं, जहां हमारी सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, और उसको जीने की वैसी जगह नहीं है। तो इसलिए जहां से अपेक्षा है उसी के ऊपर इतनी सारी जो भी जोक्स। सॉरी। हाँ, तो मेरा यही क्वेश्चन है कि हम खुद को कैसे सिक्योर करें और हम अपना जो हमें जो लाइफ में एक्चुअल में जो करना है उसके ऊपर कैसे फोकस करें, मतलब कि इन सभी एटमॉस्फेयर में रह के। तो वो थोड़ा मुझे अभी देखती हूँ लाइफ को आगे तो थोड़ा चैलेंजिंग लगता है। ठीक है। बढ़िया। और कोई शेयरिंग? हाँ जी, आगे। नमस्ते सर, मेरा नाम उर्मिला लकदीर है फ्रॉम अहमदाबाद। जैसे कि खुशबू जी ने बोला, क्या उत्तम करते हो भैया आप? ने बोला। थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन देते जाओ। हाँ। क्या करते हो? मैं अभी एमएससी माइक्रोबायोलॉजी कंप्लीट करके फार्मा इंडस्ट्री में जॉब करती हूँ। मेरी जस्ट रिसेंट में 2 महीने पहले ही एंगेज हुई है। अभी शादी नहीं हुई? नहीं, अभी तक तो फिलहाल नहीं अभी हुई। तक तो नहीं हुई। तो सर मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे कि मुझे एंगेजमेंट से पहले मुझे एंगेजमेंट करनी नहीं थी। एक्चुअली आई वांट कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है, ऐसा मेरा अंदर से वो अलग था। पर जैसे कि बोला कि अभी का समाज का ये है कि लड़की को शादी करनी ही है, कैसे भी करके वो हो गई। अभी यहाँ तक तो चलो समझ में आया, पर अभी मेरे मन में ये कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। जैसे उत्तम भैया और ये भैया ने बोला कि दोनों अलग अलग पहिए हैं, वो एक तो दिमाग में नहीं सेट हो रहा है। दूसरा सर कि ट्रस्ट इश्यूज बढ़ सकते हैं। जैसे कि मैं बहुत अलग एनवायरनमेंट में बड़ी हुई हूँ, मेरा लाइफ पार्टनर जो होने वाला है वो बहुत अलग एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ है। तो जैसे कि दोनों के थॉट्स लेवल मैच नहीं हो रहे हैं, वो कुछ और सोचता है, मैं कुछ और सोचती हूँ। मुझे बहुत कुछ बड़ा बड़ा करना है, उसे सिंपल जीना है। अभी ये दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि सर आगे सबके मैरिजेस देखे हुए हैं कि सब झगड़ते ही है, आफ्टर मैरिज झगड़ना ही है, बस 2-4 साल जिए फिर तो बस चालू रामायण। तो सर मुझे 2-4 साल नहीं है, हनीमून से ही वापस आते हैं। हाँ वो भी है। तो सर मुझे ये है कि अब जब मैंने एंगेजमेंट कर ली है तो मुझे ये सब में नहीं पढ़ना है। आई वॉन्ट माई वेरी बेस्ट लाइफ विथ हिम। सो इसके लिए क्या करें? बढ़िया। और कोई शेयरिंग? Hello. हाँ जी। Dhaval Gokani here. I'm a career counselor from Ahmedabad. Actually, मुझे मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड से एक क्वेश्चन था कि लाइफ पार्टनर पसंद करने में कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि पसंद करने में वही पता नहीं है, अपने परफेक्ट नहीं है लेकिन हमें सामने लाइफ पार्टनर परफेक्ट चाहिए होता है। सो कुछ क्वेश्चंस क्या पूछने हैं, किस पैरामीटर पे जज करना है। फिर आज ज़्यादातर सोसाइटी में लोग कलर देखते हैं कि चलो ब्लैक एंड वाइट नहीं जमता है, वाइट वाइट ब्लैक ब्लैक जमता है। सो दैट्स नॉट द राइट थिंग व्हाट आई थिंक। मेन थिंकिंग मिलना चाहिए, लेकिन वो पता कैसे चले, क्योंकि सिर्फ इफ इट्स एन अरेंज मैरिज तो 10 मिनट में पूरा 50 साल का लाइफ पार्टनर पसंद करना इट्स वेरी टफ, क्योंकि 10 मिनट में हम टी शर्ट भी नहीं सिलेक्ट कर पाते। शादी के पहले 1 साल मिल भी लेते हो, तो शादी के पहले का मिलना और बातों का कंटेंट अलग होता है। हाँ वो तो सही।
और शादी के बाद एकदम दुनिया बदल जाती है। हाँ वो तो सही है। सो किस पैरामीटर के बेस पे पसंद करना चाहिए, और कौन कौन सी ऐसे कुछ क्वेश्चनरी होती है, जैसे इंटरव्यू में जाना है तो उसका क्वेश्चनरी होता है, लेकिन अगर अरेंज मैरिज के लिए किसी को मीन्स मिलने जाना है तो उसका कोई क्वेश्चनरी हो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे जो हमें जज कुछ क्लियर हो। सो सम ऑफ माय फ्रेंड्स वर आस्किंग फॉर दिस थिंग। सो बढ़िया, थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, और कोई? हेलो, मेरा नाम वृज्जन है, मैं सोमनाथ से आया हूँ और सोशल फील्ड में सोशल वर्क करता हूँ। शादी का 1 साल हुआ है, काफ़ी बढ़िया चल रहा है, पर मेरी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अक्सर ऐसे ही होता है। पार्टनर है साथ में? साथ ही में है, ये अच्छा। मतलब हाँ, उनकी तरफ से दिक्कत नहीं है, पर कभी क्या होता है कि मैं कभी गुस्सा करके चला जाता हूँ तो कोई कुछ बोलती नहीं है, जो मैंने कहा वो सुन लेना, और उसके बाद उसके मन में क्या चल रहा है मैं कोशिश करता हूँ बाद में जब रियलाइज होता हूँ कि अगली बार ऐसा कुछ मेरी तरफ से ना हो, पर वो कभी सामने से कुछ नहीं बोलते, तो ऐसा अंदर ही अंदर उनकी बातें रहती है। आप बोले तो भी प्रॉब्लम है, नहीं बोले तो भी प्रॉब्लम। नहीं मतलब एक क्या कोऑर्डिनेशन चलेगा, उसके मन में कुछ है वो बोल दिया मेरे को, तो मैं भी अगली बार से ध्यान रखूंगा, तो ऐसा कोऑर्डिनेशन अच्छे से बनेगा तो अच्छा रहता है, मतलब इस दोनों तरफ से। हाँ झगड़ा होता है तो देखिए शादी के शुरू में तो थोड़ा सा दोनों का एनर्जी लेवल अलग लेवल का रहता है, ये 2-3 साल में सारा एनर्जी लेवल घिस जाता है, फिर आर पार होने लगती। तो इससे पहले कि वो एनर्जी लेवल खत्म हो, वो नयापन खत्म हो, उसके पहले अपन समझ जाएं तो अच्छा, अच्छी बात। हाँ जी, और कोई शेयरिंग? हाँ जी। ऑफ यू, मेरा नाम निशांत काछड़िया है सर, मैं बड़ौदा ONGC में हूँ। अभी सर आपने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन किया था कि आपके आसपास में ऐसा क्या हो रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि अभी मतलब कि इंडिया में, या तो मैं गुजरात में हूँ सर, गुजराती हूँ, तो क्या ऐसा हो रहा है कि जैसे मैरिज लॉन्ग टर्म नहीं है, मतलब कि शॉर्ट टर्म हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है सर कि 70% तो दिक्कत ये है कि हमें मैनेज करना है नहीं करना है वो क्लियरिटी नहीं है, और दूसरी चीज़ कि बाकी के जो 20% हो रहे हैं वो ये हो रहे हैं कि सब कर रहे हैं हम कर रहे हैं। और जब भी मैं या तो कोई भी लोग जाते हैं मैरिज करने, तो वो पहला ये होता है कि घर से बोला है कि मैरिज करना है तो अभी मैरिज करना पड़ेगा। उसको पहले तो यही नहीं पता होता है कि कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, मतलब आगे जाके उसका जिंदगी में क्या गोल है। मतलब आपने एक पहली बात एक क्लियर की कि आपको 30 साल की, मतलब आपको 25 साल की उम्र में ही लग रहा था कि आपको जो भी कंडीशन में है वो आपको सूट नहीं हो रहा है, मतलब कि आपको कोई ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए कि आपको पहले तो समझ जाए। तो वो मुझे समझने के लिए सर पहले मुझे समझना पड़ेगा कि मुझे क्या पता है, मुझे पता ही नहीं है कि मुझे क्या पता है। तो सर मैं सामने वाले के, मतलब कि सामने वाला जो भी है लाइफ पार्टनर है उसमें मैं क्या ढूंढूंगा। जैसे यही हो रहा है सर, कॉलेज में मेरे फ्रेंड्स थे, सब लग रहे थे कि सब मेरे जैसे ही है। लाइफ में ऐसा कभी नहीं होता है, उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे लग रहा है कि मेरे जैसे ही है। जैसे कोई भी है, मेरे रिश्तेदार है या तो कोई लाइफ पार्टनर है, कोई भी, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरे जैसे है, क्योंकि कॉलेज में पहले दिन से ही पता चल गया था। जैसे कोई सिगरेट पीता है तो उसको पता है कि 2-4 लोग वहाँ बैठ के सिगरेट पी रहे हैं, तो सेम थिंकिंग होना चाहिए। वहाँ जाके हम दोस्त बनाते हैं, यहाँ पे सब मतलब कि पान मावा खाते हैं सर, तो वो थोड़े दिन में ढूंढ लेते हैं कि ये अपने जैसा है। तो अपने जैसा ढूंढने के लिए मुझे अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि वो नहीं है। फिर मैं कोई लाइफ पार्टनर ढूंढने निकलता हूँ, उसको भी नहीं पता है उसको क्या चाहिए, मुझको भी नहीं पता मुझको क्या चाहिए सर। तो 2 साल के बाद वो गिरना ही गिरना है। तो पहला तो यही है। और दूसरा सर, अभी मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत अभी लास्ट 3 या 4 ईयर्स में जो भी आया है वो सोशल मीडिया से आया है सर। हाँ, इंस्टाग्राम में सर, जैसे मैं कहीं पे गया हूँ हनीमून में XYZ जगह पे, मेरे बजट के हिसाब से गया हूँ। अभी सोशल मीडिया में मेरे फ्रेंड ने मैरिज किया है, कोई दूसरे व्यक्ति ने, रिलेटिव्स ने मैरिज किया है, वो क्या होता है वो अपने बजट के हिसाब से कहीं और गया है। तो अभी 2 साल के बाद वो प्रश्न आता है कि आप वहां पे मुझे नहीं लेके गए। मेरा नहीं है, सबका यही प्रॉब्लम है सर। आप नहीं लेके गए हैं, या तो आपको मतलब कि आप उस टाइम पैसे देखे थे, या तो कोई भी चीज है सर, यही हो रहा है ना। मेरे 2-3 फ्रेंड है सर, जैसे ही आप बोले वैसे 2-3 फ्रेंड है जिसका
विद इन 2 और 3 मंथ्स में मतलब डिवोर्स हो गया, वो यही चीज था कि आपको पता नहीं है कि गिफ्ट कैसे लेना है, क्या गिफ्ट लाना है। तो पहले ही क्लियरिटी, तो पहले मैं जब लाइफ पार्टनर ढूंढने निकलता हूँ तब मुझे क्लियरिटी होनी चाहिए सर। ठीक करे कि भाई यही चीज मुझे ढूंढनी है। तो सर मेरा थोड़ा थोड़ा अभी वो ट्रैक है, लेकिन एक्चुअली फिर भी मुझे क्लियरली पर्पस नहीं पता है सर। मुझे इतना थोड़ा बहुत पता है स्पिरिचुअल लेवल पे कि ये 2 चीजें हैं जो मेल फीमेल, मतलब तो वो यूनिवर्स ने इसीलिए बनाया है कि वो एक दूसरे के पूरक है। तो उसी हिसाब से मतलब मैरिज का होना चाहिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया। देखिए, एक पार्ट वो है जो मेरा अपना माइंडसेट है और मेरे माइंडसेट की स्थिति, मैं अपने आप को कितना जान पाया हूँ, मेरी कितनी क्लैरिटी है, फिर सामने वाले के साथ कैसे चलना है। लेकिन अभी ये मेरा वाला पार्ट और दूसरा वाला पार्ट सब एक साथ मिक्स हो गया है। तो ये अब आपके पार्टनर के ऊपर सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम या जहाँ से भी बाहर से सूचनाएं आ रही हैं, तो किसके लिए कब आप, अच्छा बहुत ये खराब लग जाता है कि जब आप मेरे को कम इम्पोर्टेंस दे रहे हो और किसी बाहर के ऐसे एग्जाम्पल की वजह से आप कोई ऐसा कमेंट कर रहे हो जिससे आप, तो हम रोज हर्ट होते हैं, हम रोज हर्ट होते हैं, रोज हर्ट करते हैं, और जो प्यार का सरोवर है वो सूख जाता है। और इसको हैंडल करना वाकई में, तो मैं ये कह रहा था कि मैंने अपने बचपन से लेके और कॉलेज से लेके और जॉब में आने तक कभी गरीबी नहीं देखी। जब मैं जॉब करता रहा तो जब मैंने अपनी ज़िंदगी में खालीपन को देखा तो मैंने आसपास लोगों को देखना शुरू किया कि प्रॉब्लम मेरे साथ ही है कि दूसरों के साथ भी है। तो मेरे को बाकी लोगों में ज़्यादा ऐसा प्रॉब्लम नहीं लगा, तो मेरे को ये लगने लगा कि मेरे थॉट प्रोसेस में प्रॉब्लम है क्या। फिर मैंने कहा चलो इनको छोड़ो, 50 साल बाद मैं क्या होना चाहता हूँ। आज मेरी उम्र मान लीजिए, मैं इस समय 24 साल का था, तो मैं ये 30 साल 35 साल जॉब करूँगा। मैं अपने आप को एट द एंड ऑफ द डे कहाँ देखना चाहता हूँ। तो मेरे एमडी को देख के मेरे को नहीं लगता था कि मेरे को इसके जैसा बनना है, तो मेरे को इसके जैसा नहीं बनना है, लेकिन मेरे को क्या बनना है इसकी क्लैरिटी मुझको भी नहीं है। लेकिन मैं 2 तरह के लोगों से मिला। एक तरह के लोग वो मिले, तो मैं लोगों को इंटरव्यू करता था, जो 50 के हो गए थे उनको इंटरव्यू करता था, जिसको मन कर आता था कि आपकी ज़िंदगी कैसी गुजरी, आपको कैसा लगता है। तो मैंने 2 लोगों की आंख में चमक देखी। एक वो लोग थे जिनके, जो बोलते थे हम सेल्फ मेड हैं, जब वो सेल्फ मेड बोलता था ना तो उसकी आंख में चमक होती थी। दूसरे एक वो लोग देखे जिन्होंने कहा कि हमने बहुत स्ट्रगल किया, हमने गरीबी देखी, हमने स्ट्रगल किया और आज ठीक ठाक है। तो मैं जब अपने अंदर रिफ्लेक्ट करके देखा तो मैं पाया कि ना तो मैंने गरीबी देखी है, ना मैंने कोई स्ट्रगल किया है, और सेल्फ मेड का तो अभी पता, सेल्फ मेड होने की संभावना ही नहीं है जब दोनों नहीं देखा है। तो कहा मैं बेटा तेरी तो गई, मैं 70 साल का होऊंगा तो अपने आप को क्या जवाब दूंगा कि तुम जिंदगी में क्या किए। कभी माँ बाप का पैसा मिलता था तो पढ़ लिया, ऐश कर ली, अभी अपनी जॉब लग गई फिर पैसा आ रहा है। तो ऐसा कुछ भी जिंदगी में ऐसा नहीं है जिसको मैं कह सकूं कि हाँ ये मैंने कुछ किया। सब खाना पीना जैसे ही लगता है। तो यहाँ से एक मन के भीतर एक अपने भीतर एक जगह कि मेरे अंदर एक तीव्र चाहना जगी कि मेरे को गरीबी देखना है और मेरे को स्ट्रगल देखना है। तो आगे का संयोग ऐसा रहा कि मैंने जॉब छोड़ी तो पैसा खत्म, तो समाज में जो जॉब के आधार पे उस पर सम्मान मिलता है वो खत्म। तो मैंने गरीबी के भी वो दिन देखे जो अधिकतम गरीबी में देखे जा सकते हैं, ठीक। और जब आपके पास पैसा नहीं रहता है, जिंदगी की कोई दिशा नहीं रहती है, तो लोग भी आपको बहुत वैल्यू नहीं करते हैं। तो इन तमाम दौर से गुजरने के बाद, वो लंबी कहानी है उसको अभी नहीं शेयर कर रहा हूँ, लेकिन इस तमाम दौर से गुजरने के बाद मेरे को ये लगता है कि सही अर्थों में आपका पार्टनर यदि आपके साथ है, चाहे आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की बात करें, चाहे फाइनेंस की बात करें, चाहे आप अपने सम्मान की बात करें कि आपके भीतर सेल्फ सेटिस्फेक्शन की, कोई भी फ्रंट की बात करें, दुनिया में एक ही घटना है, यदि पति पत्नी एक दूसरे के साथ हैं तो जमाना पैर के नीचे है। ये इतनी बड़ी ताकत है। और सही अर्थों में यदि पति पत्नी साथ में नहीं है तो बहुत कम लोग हैं जो मजबूती से चल पाते हैं। अधिकांश लोग, 99% लोग मजबूती से नहीं चल पाते।
जहां मेरे को लगता है कि पति पत्नी एक दूसरे के लिए इससे अच्छा कोई दोस्त दुनिया में हो नहीं सकता है। मेरी शादी हुई तो मेरे को तो ये पति पत्नी संबंध समझ में आता नहीं था, बहुत भारी भारी सा लगता था। और मेरे को तो वाइफ साड़ी पहन लेती थी तो साड़ी का दबाव मेरे को अपने ऊपर लगता था। तो मैं बोला यार ये सूट वूट पहनो, ये साड़ी वाड़ी मत पहनो, है ना। और मैं बचपन में हॉस्टल से रहा, बचपन से हॉस्टल में मेरी 53 की एज है अभी। 53 की एज में से मैं मैक्सिमम 5 साल अपने माँ बाप के साथ में रहा, मैक्सिमम टाइम में बाहर रहा। तो हॉस्टल में कैसे रहते हैं ये मेरे को आता है। तो मैंने शादी के पहले दिन ही उसको बताया कि देखो हॉस्टल में कैसे रहते हैं मेरे को आता है, तो अपन दोनों तो दोस्त होके जिएंगे, पति पत्नी भूल जाओ, है ना, दोस्त बन के जिएंगे। दोस्त का मतलब है कि एक दूसरे की जिंदगी में हस्तक्षेप नहीं करना और एक दूसरे को सपोर्ट करना। हॉस्टल में हम ऐसा देखे हैं। इसका मतलब वो दोस्त बोल दिया, वो एक भाव था, लेकिन उस भाव को जमीन पे उतारने में 11-12 साल लगे और सही अर्थों में पति पत्नी संबंध को सफल करने में हो सकता है 20 साल लगे। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि आज हमने एजुकेशन लेके एक जॉब पाई है, एक जॉब के लिए हम क्वालिफाई करते हैं, यदि हम एक जॉब के लिए क्वालिफाई करते हैं तो जिंदगी के लिए भी कोई एजुकेशन होगी कि नहीं होगी। हमारी इतनी सारी घबराहट, भाई एमएससी माइक्रोबायोलॉजी है तो आज आप माइक्रोबायोलॉजी के लिए आपने 20 साल 25 साल पढ़ाई की है, 2 वक्त की रोटी के लिए 25 साल मेहनत करते हैं और जिंदगी ठीक से चल जाए वो टेकन फॉर ग्रांटेड है, धुप्पल है, जुआ है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ऐसा कोई एजुकेशन का मॉडल नहीं था कि जितना ऑब्जेक्टिवली मैं एटम और साइंस को, एटम और मॉलिक्यूल को पढ़ता हूँ, सेल को पढ़ता हूँ, है ना, उतना ही ऑब्जेक्टिवली जितना आप लोगों ने शेयरिंग किया कि मैं एक मशीन खरीदने जाता हूँ तो उसका मैनुअल साथ में रहता है जिसमें उसके क्लियर स्पेसिफिकेशन लिखे रहते हैं और उसमें वेरिएबल कितना वेरिएशन हो सकता है ये भी आप देते हो। भाई इतने वोल्टेज का है, इतने वोल्टेज का, इतने एम्पियर का है तो उसमें इतना वेरिएशन हो सकता है। तो ये कहना चाहता हूं कि यदि हम एक मशीन भी लेके आते हैं तो उसके बारे में पूरा नो हाउ हमारे पास रहता है, उसका पूरा मैनुअल हमारे पास रहता है, उसका कोई एक्सपर्ट रहता है। जिंदगी कुछ नहीं। लेकिन खुशी की बात यह है 3 दिन में क्या होगा मेरे को नहीं पता, लेकिन 3 दिन में यह हो जाएगा कि आपको भरोसा हो जाएगा यार ये मुश्किल काम नहीं है और ये किया जा सकता है। और आपको देख के, आपसे पैसा तो लेना नहीं है मेरे को, पैसा लेना होता तो कुछ और जोर जोर से आशा बंधाता। तो दोस्तों हम इस काम को करते हैं केवल इसलिए करते हैं कि हमारी जिंदगी में कोई बाहर आई है और हमको ये भरोसा हो गया है कि यदि मैं एक सिविल इंजीनियर हूं और एक शानदार बिल्डिंग खड़ी कर सकता हूं तो जिंदगी की भी एक एजुकेशन है और एक शानदार जिंदगी खड़ी की जा सकती है। ये पॉसिबल है। हाँ, इनपुट तो डालना होगा। वो कोई 3 दिन में हो जाएगा, 3 घंटे में हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन आपको ये भरोसा हो जाएगा कि हाँ ये भी एक साइंस है और उस साइंस को पढ़ के हम भी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। और कोई कुछ कहना चाहता हो? हाँ, गुड मॉर्निंग सर, मंथन जानी फ्रॉम भावनगर। सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये है क्या करते हैं, आप क्या करते हैं? मेरा खुद का बिजनेस है और कार कैब का बिजनेस है। कार? हाँ, कार कैब। और किसी को कहीं पे जाना है तो हम डेस्टिनेशन पे उनको पहुंचाने का काम करते हैं। हम भी पहुंचाते हैं। हाँ, थोड़ा डिफरेंट है काम में। दूसरा काम है कि कंस्ट्रक्शन में थोड़ा इंटरेस्ट है तो वो भी छोटा मोटा काम करता हूँ। इंजीनियर नहीं हूँ लेकिन पीडब्ल्यूडी में गवर्नमेंट अप्रूवल कॉन्ट्रैक्टर हूँ। ये बात अलग है कि गवर्नमेंट का काम हम नहीं करते हैं। बहुत अच्छा काम करते हैं। हाँ, इसलिए काफ़ी शांति है लाइफ में। तीसरा काम है कि आई एम अ काउंसलर ऑल्सो। मेरे सिस्टर का यहाँ पे अहमदाबाद में है और भावनगर से मैं आता हूँ तो उनको थोड़ी बहुत हेल्प करता हूँ। तो आपके लिए एक क्वेश्चन था कि आप गुजराती समझते हो या हाँ। हिंदी में ही बोलूं? नहीं, गुजराती समझता हूँ पर आप एग्जाम मत लेना। नहीं, आपका एग्जाम नहीं, एक्चुअली मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है इसलिए सर। हो जाएगा। मैंने मैडम को पूछा कि वो समझेंगे कि नहीं, मतलब आप बोल दो, कोशिश कर ले। हाँ, आप हिंदी में रिप्लाई करना, इट्स ओके सर। हाँ, नहीं हो तो मैं करूंगा ही। हाँ,
ओह थैंक यू। मेरे इतने क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन थोड़ा ऑब्जर्वेशन है कि अभी आपने बताया कि परिवार जो है वो गरीबी में टूटता है या फिर पैसा होता है तब टूटता है, लेकिन ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, माइट बी आई एम रॉन्ग, उनको करेक्ट करना, कि परिवार तो नहीं टूटता है लेकिन शादी टूटने के चांस तो हो ही जाते हैं गरीबी में। फिर वो शादी है नहीं। Might be, देखो हाँ। मैंने जब जॉब छोड़ा ना, तो मेरी माँ ने कहा कि तुमको यही सब करना था तो तुमको शादी नहीं करना था। मैंने शादी के 3 महीने बाद जॉब से रिजाइन किया, शादी के 3 महीने बाद, और कोई बचत पे नहीं। मैं कभी पैसा अपनी जेब में रखा ही नहीं, जो सैलरी आई भाई को दिया, पेट्रोल का पैसा लिया, खत्म, जीरो बैलेंस। 3 महीने बाद जॉब से रिजाइन। तो मेरे मन में ये चलता था कि लोग मेरे घर के या मेरे मित्र ये सब बोलते थे कि तुमको ये सब करना था, शादी नहीं करना था। तो मेरे को ये लगता है कि देखो शादी इसका मतलब ये बात है कि प्रॉफिट है तो दोनों का और लॉस है तो केवल तुम्हारा। शादी 2 दोस्त हैं और जिंदगी लाइफ टाइम कमिटमेंट है, जो भी है आधा आधा। ये मेरी जिंदगी में बाहर आएगी तो तुम साथ खड़े मिलोगे, और मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आएगी या कोई परेशानी आएगी तो वो तुम्हारी नहीं होगी, फिर यार तुम साथ चलने लायक भी नहीं हो। ऐसा आदमी चला ही जाए तो अच्छा है। तो मैं तो उसको शादी नहीं मानता। शादी 2 लोगों की जिंदगी भर की दोस्ती है, और कोई भी मुसीबत आएगी दोनों साथ साथ हैं और दोनों का 50-50 है। इससे कम में शादी सर्वाइव नहीं कर सकती, है ना। फिर हमको दोनों को शादी के बारे में क्लैरिटी नहीं है, जो कि नहीं है, पहले भी नहीं थी। हाँ, ये पहले एक पॉजिटिव पार्ट था कि लड़की के माँ बाप लड़की को एक कमिटमेंट देके भेजते थे, कंडीशनिंग देके भेजते थे कि तुम्हारा कन्यादान कर दिया। दान कर दिया का मतलब है कि भैया अब तुम्हारा ये घर नहीं है। और दूसरी एक फाइनल सेंटेंस रहता था कि अब तुम्हारी वो फिल्मों से आता था, कहीं से आता था कि अब तुम्हारी अर्थी वहीं से उठेगी, अब जो भी है वही तुम्हारा घर है, जैसा भी है वही है, प्रॉब्लम है तो भी वही है। तो लड़की एक कंडीशनिंग लेके आती थी कि मेरे को उस घर के हिसाब से एडजस्ट होना है। मेरी जब शादी हुई तो मैंने मेरी वाइफ को पहले दिन ये कहा कि देखो मैं किसी कंपनी में जाता हूँ और मेरी बॉस से नहीं बनती है तो मैं घर आके मम्मी को नहीं बताता हूँ कि मम्मी चलो मेरी कंपनी में मेरे बॉस से मेरी नहीं बन रही है। मेरी जो भी प्रॉब्लम आती है उसको मैं हैंडल करता हूँ, जो भी है उसको मैं झेलता हूँ। तो एक घर तुम्हारी कंपनी है। पहले दिन मैं मुक्ति पा लिया तो उसको बताया कि देखो ये कंपनी है, तुमने ये कंपनी ज्वाइन की है, तुम्हारी चॉइस से की है, तो मेरे पास कोई बात नहीं आनी चाहिए, जो करना है तुम करो। तो कुछ कुछ सद्बुद्धि हमको शादी के पहले से भी थी। वो बात अलग है कि मेरी वाइफ ने जैसा निभाया वो मेरे लिए बहुत, मतलब जितना मैंने सोचा था उससे बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब मेरी जितनी कमियां थी उसको भी उसने ढक दिया, है ना। और जो आप गरीबी की बात कह रहे हो, देखो मैंने आपसे शेयर किया कि मैंने कभी गरीबी देखी नहीं, और शादी के 3 महीने बाद से ही मैं उस दौर से गुजरा कि मेरा बच्चा बीमार होके हॉस्पिटल में होता था। मेरे को चिंता इस बात की नहीं रहती थी कि ये ठीक होगा कि नहीं होगा, मेरे को चिंता इस बात की होती थी ठीक हो जाएगा तो इसका बिल कहाँ से आएगा, इसको वापस कैसे लेके जाऊंगा, हॉस्पिटल वाला तो बिल मांगेगा ना। उसको दूध पीना होता था, मेरे पास दूध का पैसा नहीं होता था। मेरे बच्चे को माँ का दूध नहीं चलता था, उसको एक प्रोसोइल नाम का सोयाबीन का दूध रहता था पाउडर, वो देना पड़ता था। तो ऐसे भी दौर आते थे कि मेरे पास उसको दूध के लिए पैसा मेरे पास नहीं होता था। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने वो सारे दिन नहीं देखे होते तो मेरे को जिंदगी का जो कोर एक्सपीरियंस हुआ, जब आदमी में के ऊपर पूरा प्रेशर क्रिएट होता है ना, जिंदगी एक फ्रूट जैसा है, रखे रखे में फल नहीं निकलता है, परिस्थितियां उसको दबाती हैं तो उसकी यदि आंखें खुली हैं तो रस निकलता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि पत्नी वो चीज है जो कुबेर के खजाने में गरीबी दिखा दे, और पत्नी वो चीज है जो घोर गरीबी में पता न चलने दे। वो तो है, ठीक है। तो ये सब जितनी सारी बातें हैं, क्योंकि जिंदगी को लेके हमने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी है, जिंदगी हमने पढ़ी ही नहीं है, इसलिए जिंदगी के बारे में हम उतने ही कोरे हैं जैसे बिल्कुल अनपढ़ आदमी को माइक्रोबायोलॉजी की फैक्ट्री में भेज दें। तो आप सब बहुत साहसी योद्धा हो, बिना तैयारी के मैदान में उतरे हो। लेकिन आशा की किरण है, करेंगे। और कोई बात आप कहना चाहते हैं?
हाँ, आपने जो अभी बोला कि आपकी जो लाइफ पार्टनर है उन्होंने आपकी कई कमियां हैं उनको ढक दी है, तो वहाँ से वो बात शुरू होती है जिसे हम गुजराती में बोलते हैं स्वीकारनी भूमिका। તમે જેવા છો એવા એમણે તમને સ્વીકારી લીધા છે। तुम जैसे हो मुझको स्वीकार हो। હા, એટલે હમણાં કોઈ ક્વેશ્ચન કરેલો કે ભાઈ કેમ મેરેજમાં અત્યારે રિસન્ટલી બહુ પ્રોબ્લેમ થાય છે, તો મારું ઓબ્ઝર્વેશન એવું કહે છે કે સ્વીકારની ભૂમિકા નથી હોતી ને એટલા માટે બહુ ઇસ્યુ થાય છે બંને બે બાજુથી, કે એમની જે આદતો છે, એમના જે લક્ષણ છે, લક્ષણ જેને આપણે કહીએ એ સ્વીકારાતા નથી એટલે ઇસ્યુ થાય છે। જો એને સહજતાથી સરળતાથી આપણે સ્વીકારી લઈએ તો કદાચ કોઈ શિબિરની જરૂરત નહીં પડે। हाँ, ये कैसे हो जाए उसी के लिए शिविर की जरूरत है। हाँ भैया बढ़िया, थैंक यू। और कोई नहीं अभी बोल रहे हैं आप, कुछ और बोल रहे है अभी? हाँ हाँ बोलिए बोलिए। हाँ। दूसरी बात ये है कि सामने वाले की ये डाइजेस्ट सिस्टम देखनी पड़ती है कि आप उनको प्यार करते हो, प्यार देते हो, तो वो डाइजेस्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। कभी कभी क्या होता है, शादी नहीं हुई होती है, इंसान जो है बहुत एंथुजियाज्म में होता है प्यार देने की चीज में, प्यार देवानी बात में माणस खूब उत्साही होय छे, पण ई जोवुं पड़े कि सामेवाळानी डाइजेस्ट थशे के नहीं। घणी वखत एवुं बनतुं होय छे कि माणस उत्साहमां सरप्राइज आपे के कोई प्रेम आपे, पण सामेवाळो एने कई रीते ले छे एनी उपर ते मैरेज लाइफ बहुत डिपेन्ड करे छे, मारुं एवुं मानवुं छे। ठीक है, ठीक, बढ़िया। कारण के नहींतर घणीवार ऊंधुं उतरे। ठीक है। अभी और कोई बात को प्रॉब्लम? नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं, खाली बात छे। मेन वस्तु ये छे कि आजकल एकबीजानी लाइफ कंट्रोल करवानी वृत्ति बहुत वधती जाय छे। नहीं ठीक है, अभी हमने शिविर शुरू नहीं किया है, तो अभी हम उस तरह के मोड में नहीं जा रहे हैं कि आप ये बताओ कि क्या क्या चल रहा है। मैं तो प्रॉब्लम्स को लेके, बाय द वे मैं इसलिए सुनना चाह रहा हूँ कि कोई प्रॉब्लम मेरे जहन में है ही नहीं, क्योंकि हमने उसको फेस ही नहीं किया। अभी का जो वातावरण बदला है, जो एक टाइम बदला है, कोई ऐसी चीज सामने आ जाए जो कि अभी आप लोग फेस कर रहे हो और मुझको पता नहीं है, तो इसलिए मैंने कुछ चीजें शेयर करने के लिए कहा। ओके, हाँ ओके, थैंक यू। हाँ जी भैया, आपने जैसे भाभी जी से 3 महीने बाद ही ये कॉन्फिडेंस में लेकर के जॉब छोड़ी थी, या जॉब छोड़ के उनको बाद में कॉन्फिडेंस में लिया था, या दोनों का फैसला था, या आपने बाद में बताया कि भाई मैं तो छोड़ के आ गया हूँ, अब जो करना है करें? देखिए, कोई निर्णय ऐसे होते हैं जिनका आपको पहले से पता होता है कि इसके लिए हाँ होना ही नहीं है, तो फिर एक ही तरीका होता है कि करने के बाद बता दो और फिर जो होगा देखा जाएगा। देखो, मैं उस तैयारी के साथ, मतलब आज कैमरा माइक ऑन है, मैं उस तैयारी के साथ में चला कि अब मेरे को इस जिंदगी में इस राह पे चलना ही है। 25 साल तक मैंने घर की सुनी, परिवार की सुनी, माँ बाप की सुनी, सबकी सुनी। इन्होंने जो बताया वो मैं वहाँ मैं पहुँच गया। यहाँ पहुँचने के बाद अब जिंदगी में अधूरापन है। जब मैं लोगों से पूछता था कि अब जिंदगी का क्या मतलब है, ये जॉब हो गई, ये हो गया, बोले इसी का नाम जिंदगी है, शादी हो गई। मतलब इसी का नाम जिंदगी है तो अपना कोर्स पूरा हो गया, व्हाट नेक्स्ट, अब मैं 35 साल और क्या करूं? बोले तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ज्यादा किताब पढ़ लिया हो। तो अब जो भी है, लेकिन मेरे को आगे रास्ता चाहिए। तो जब मैंने फिर आगे तय किया कि अब मुझको आगे चलना है, अब समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, अब मैं किसी की सुनने की स्थिति में नहीं हूं। तो जो साथ चलेगा चलेगा, नहीं चलेगा तो मैं चलूंगा। मैं फाइनली उतनी भी तैयारी के साथ चला, यदि पत्नी को भी नहीं चलना होगा तो नहीं चलेगी, पर मैं चलूंगा। क्योंकि जब तक आपके पास वो संकल्प नहीं होता है, उस तरह का माइंडसेट नहीं होता है, तब तक फिर आप निर्णय नहीं ले सकते हो, है ना। मैं बस्तर के ट्राइबल्स में, जहां मेरी 7 पीढ़ियों में से कोई नहीं गया, आगे भी कोई नहीं जाएगा, मैं खाली हाथ परिवार लेके उस गांव में पहुंच गया और इस संकल्प के साथ कि फंडिंग नहीं लेना है सरकार का। कोई, मेरे पास वो टाइम था जब मेरे पास इंटरनेशनल फंडिंग जितनी मैं चाहता उतनी उपलब्ध थी, लेकिन ये क्लैरिटी आ गई कि फंडिंग से काम नहीं होगा। तो क्या होगा, तो किसी एक गांव में 10 साल रहना है, वहां का निवासी होकर रहना है, बिना फंडिंग के रहना है। तो मैं पत्नी से नहीं पूछा कि तुम मेरे साथ गांव में रहोगे कि नहीं रहोगी। दिल्ली से बताया कि रायपुर चलेंगे, जॉब लग गई है, वहां रहेंगे। अब वहां जाके, अब दिल्ली में मना कर देगी तो क्या करोगे? अब वहां जाके जो होएगा वहां देखेंगे, ठीक। और वहां पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद हुआ कि भाई उसको बस्तर नहीं जाना है, तो उसको रायपुर में रखा, मैं बस्तर चला गया। तो रास्ते तो हमको निकालने होते हैं, पर हमारी, मैं जो बात एक पीछे भाई ने कही थी,
यदि हमारी क्लैरिटी है और क्लैरिटी में मूर्खताएं शामिल नहीं है, अब मूर्खता भी किसको बोला जाए बहुत मुश्किल है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि रास्ते निकलते हैं। खैर आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम हमारी कैसे स्टेप बाय स्टेप हम चल सकते हैं उसका एक ब्लूप्रिंट बना सकते हैं। बढ़िया, हाँ जी, माइक। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मुझे लगता है कि अगर दो इंसान के बीच में भी प्यार है, बहुत प्यार है, बट जो फैमिली है ना, आई थिंक 50% प्रॉब्लम्स वहीं से स्टार्ट उधर से आते, क्योंकि जैसे कि मैं अभी मेरी शादी को 1 साल हुआ है, फिर लाइक मुझे ऐसा था कि मुझे क्यों शादी करनी है, क्योंकि मेरे पापा मेरी सुनते नहीं थे। मुझे घूमने का बहुत शौक था और वो मुझे कहीं जाने नहीं देते थे, तो मुझे झूठ बोल के जाना पड़ता था। अभी मेरा हस्बैंड है, वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ जाओ जो करना है करो, तो अभी मैं ये सब करती हूँ। बट फिर वही प्रॉब्लम आई क्योंकि मेरे सास ससुर है, तो मुझे लगता था ये प्रॉब्लम यहाँ नहीं आएंगी, बट ये प्रॉब्लम भी यहाँ आती। और जैसे कि मेरे दोस्त है जिनकी शादी हो चुकी है, तो फोन पे बात जब स्टार्ट होती है तो उनकी बात उनकी सासू से ही स्टार्ट होती है कि उनकी ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। तो आई थिंक 50% प्रॉब्लम्स, अगर प्यार कितना भी हो ना, तो आई थिंक वो वहां से ज्यादा। ये भी एक डायमेंशन है खासकर मैरिड लाइफ में, कि आपकी पति पत्नी की प्रॉब्लम एक तरफ है, पर जो आजू बाजू से आने, अब वो प्रॉब्लम आपकी वजह से है कि उनकी तरफ से अभी ये तय नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन वो भी हमको हैंडल करना ही होता है क्योंकि हम एक फैमिली में होते हैं। आपको वो याद है, एक 5-1 साल पहले बिहार का एक IAS ऑफिसर था जिसने गाजियाबाद में सुसाइड किया था, पांडे करके था। आपको नहीं ध्यान है, किसी को नहीं पता है, आपको आप में से कितने लोग को पता है ना? कुछ लोग के ध्यान में है, कुछ जिनके ध्यान में नहीं है उनके लिए बोल देता हूँ। उसने अपने सुसाइडल नोट में लिखा कि मैं मेरी बीवी को और मेरी माँ को एक जैसा प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी माँ और बीवी की आपस में नहीं बनती है और इनके आपस में ना बनने को मैं नहीं झेल पाता हूँ। बहुत प्यारी सी लैंग्वेज लिखी थी, लैंग्वेज तो मुझको याद नहीं है, लेकिन एक IAS ऑफिसर 35 साल की एज में, जब आदमी बहुत ऊर्जा के साथ होता है, लेकिन वो एक डिस्ट्रिक्ट चला सकता है, लेकिन अपने घर के रिलेशन हैंडल नहीं हो रहे हैं, तो कौन सा रिलेशन हमको कितनी पीड़ा दे जाएगा और वो हमको सुसाइड तक ले जाएगा, ये तमाम घटनाएं हमारे आसपास होती हुई दिखाई देती हैं। तो इसका मतलब है कि केवल शादी, इसका मतलब शादी 2 लोगों के बीच की घटना है या शादी 2 परिवारों के बीच की घटना है या शादी सामाजिक घटना है? क्या लगता है? कितने लोगों को लगता है कि शादी 2 परिवारों की घटना है? हाथ उठाइए। शादी 2 परिवारों की घटना है, हाथ उठाइए। शादी 2 लोगों के बीच की घटना है, हाथ उठाइए। शादी 2 लोगों के बीच की घटना है। शादी एक सामाजिक घटना है। ऐसे अलग अलग तरह का वोटिंग है। बढ़िया, और बोलिए, और कुछ? हेलो, नमस्ते भैया, दिस इज पीयूष काशियानी फ्रॉम आत्मीय यूनिवर्सिटी राजकोट, और मैं डिपार्टमेंट ऑफ IT से बिलोंग करता हूँ। हाँ हाँ। और स्पेशली हम यहाँ पे कुछ क्लैरिटी, कुछ पर्पस लेकर के आए थे, कुछ जस्टिफिकेशंस चाहिए था फ्रॉम योर साइड, क्योंकि समाज के अंदर काफ़ी सारी जो कमियाँ जो दिख रही है, काफ़ी सारे कुछ ऐसे रीजंस, ऐसी घटनाएं हमने देखी, सुनी हमारे रिलेटिव्स के अंदर भी, कि कुछ नेग्लिजिबल बातों को लेकर के शादी जो है उसमें ये टूटना और ये सब बहुत कॉमन सी चीज़ हो गई। सो मेनली जब हम, वैसे भी मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे ये काफ़ी पता है कि जो अभी की जनरेशन है वो क्या सोचती है, क्या जानती है, क्या करना चाहती है, बट दे आर नॉट क्लियर अबाउट व्हाट दे एग्जैक्टली वांट टू डू। तो ये सेम ये हमारे लिए भी जानना जरूरी था कि व्हाट कैन बी द आउटकम ऑफ दिस मैरिज, क्योंकि मैरिज का एग्जैक्ट मीनिंग एक डिटेल में जानना था आपकी साइड से। एंड सेकेंड थिंग, व्हाट कैन बी द पर्पस और हैप्पी एंडिंग क्या होनी चाहिए, ये आपकी साइड से चाहिए था। चलिए, तो मेरे को थैंक यू। हाँ जी, कुछ बोल रहे?
जैसे कि वो भैया ने बताया कि स्वीकृत वाला, ठीक है, तो कि स्वीकृति नहीं रखते, मतलब इसलिए अभी रिश्ते टूटते हैं। तो मैं तो बहुत सारी, मतलब मेरे पापा को भी बहुत सारी उनकी आदतें हैं, मतलब उनके जो थॉट्स है उसे मैं एक्सेप्टेबल नहीं हूँ तो उनको सामने बोल देती हूँ, ठीक है। तो अभी क्या है कि फैमिली में आगे जाएंगे तो पापा तो ठीक है चलो कि वो उनकी बेटी हूँ तो वो चला लेंगे, लेकिन आगे जाके मैं जिस फैमिली में भी जाऊँगी, ठीक है, तो मैंने जैसे इनको भी बताया था कि आपकी ये जो आदत है, पहले दिन से बोल दिया था कि मुझे स्मोकिंग और ड्रिंकिंग बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, तो मैंने पहले से ही बोल दिया था। तो आपने भी कुछ बताया कि वो क्या क्या एक्सेप्टेबल नहीं। माइक दो। पूरी स्वीकृति थी, कुछ भी हो, कुछ जैसी भी हो स्वीकार। जी हाँ। तो ये होता है प्यार। सॉरी सर, मैं ऐसा प्यार नहीं कर सकती क्योंकि मुझे इसलिए मैंने उनको बोल दिया था, मतलब तो ऐसे फैमिली में बहुत सारे ऐसा होगा, मतलब कि और तो जिसे मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी, तो उस टाइम में मुझे क्या अपनी मनस्थिति रखनी है, ठीक है जी। देखिए, एक बात तो बहुत क्लियर है, जैसे ये बोल रही हैं और हम सब उससे गुजर रहे हैं। अब ये कैसे तय होगा कि आप ठीक हो कि वो ठीक हो? हाँ, वही भी तो मैं भी वही जानना चाहती हूँ। भाई, आपके सास ससुर को लगता है या इनको लगता है कि मैं ठीक हूँ, आपको लगता है कि मैं ठीक हूँ, पहले ये तय कैसे होगा कि ठीक कौन है? सही है। यहाँ के सारी गाड़ी फंसी हुई है। हाँ। जो आपने बोला कि सराउंडिंग्स में कौन से प्रॉब्लम चल रहे हैं और उसकी वजह से जो शादियाँ टूटती है या शादी करने से लोग इकरार करे कि शादी नहीं करनी है, तो पहला तो ये मेरे ही सराउंडिंग्स में फ्रेंड है तो वो बोल रहे हैं कि जो मुझे समझ सके, मीन्स मुझको फ्रीडम चाहिए, फुल्ली फ्रीडम, जो मैं मुझे मन में जो आए वही मैं करना चाहती हूँ और वो मुझे वो करने दे तभी मैं शादी करूँगी और वैसा ही मुझे पार्टनर चाहिए। अरे इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। मैं अभी 2-3 ऐसे चांस गुजरे हैं जब हस्बैंड महीने में अपनी शादीशुदा, मतलब बीवी घर में है ही है, वो अपनी 2 फ्रेंड्स को महीने में और घर ले आता है और उनके साथ बैठ के ड्रिंक करता है और बाकी और भी जो हो। अब वो वाइफ को कहता है कि देखो मैं रिलेशंस के मामले में बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ, ठीक है भाई, मैं तुमसे छिपके नहीं कर रहा हूँ ना, तुम्हारे सामने ही कर रहा हूँ। और ये मॉडर्निटी और इंडिविजुअलिज्म का रेस्पेक्ट करने का यही मतलब है कि हम एक दूसरे की फ्रीडम का रेस्पेक्ट करें। तो तुम भी अपने दोस्त ले आओ, तुम भी साथ बैठ के ड्रिंक करो, मैं तुमको मना नहीं करूँगा। और यही जीवन शैली है। ये सब तुम्हारे विचार ना पुराने हैं, दकियानूसी हैं, और जब तुमको ये विचार ठीक लगे, एक्सेप्ट हो जाए, तब घर में मेरे पास आ जाना, तब तक अपने घर चली जाओ, ठीक। अब किसी एक व्यक्ति का इंडिविजुअलिटी और उसका फ्रीडम और उसका ट्रांसपेरेंसी का ये मतलब है, ठीक, ये भी हम यहां पहुंच रहे हैं। तो ये सारे टोटके मैरिड लाइफ में काम नहीं आते हैं। मैरिड लाइफ में कुछ भी काम नहीं आता है। आपकी सलाह दूसरों के काम आ जाएगी, आपके काम नहीं आएगी, है ना। तो ये सब बातें नहीं काम कर रही हैं। और दूसरा एक फैमिली में रहता है कि फैमिली में जो लड़का है या लड़की है वो पर्सनल फैमिली को तो वो क्या लव करते ही है। जैसे कि लड़का है तो लड़का 25 साल से जो फैमिली में रहा है वो अपने भैया को, अपने भाभी को या मम्मी पापा को सबको चाहता ही है। लेकिन जब लड़की आती है तब उसको लगता है कि ये मेरे से ज़्यादा मेरे उसके भाई को ज़्यादा लव प्यार करता है। तब उसको दिक्कत होती है कि यार उसको यार ये ऐसे क्यों होता है, मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करना होता है उसको। देखो, यही सब प्रॉब्लम की वजह से ना हम उस जगह में पहुंच गए हैं जहां हम परिवार विहीन समाज की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जहां परिवार ही खत्म हो जाएगा। मतलब ये इतने सारी चीजों को हैंडल करने से आदमी को, ये जो शादी ना करने वालों की संख्या बढ़ रही है, उसको लगता है कौन इतनी हेडेक लेगा, किराए की माँ मिलती है, बच्चे हो जाएंगे, नहीं तो बच्चा गोद ले लेंगे। तो उसकी अपनी प्रॉब्लम्स है। मैरिज ना करो उसकी अपनी प्रॉब्लम है, मैरिज करो उसकी अपनी प्रॉब्लम है। इसका मतलब है कि जिंदगी जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। और ये सब टोटके से हैंडल कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी काम नहीं करता। आगे चलो।
और लास्ट बात है हाँ कि जैसे कि अभी हमारे जो मेरे सराउंडिंग्स में जो हो रहा है कि जैसे पास्ट में कोई अफेयर या कुछ था, हाँ ये और तो वो फ्यूचर में जब लीकेज होता है तब वो दिक्कत होती है। लीकेज नहीं होता है। अभी लड़के को पता है कि मेरी शादी के पहले मेरे 4 रिलेशन रहे हैं, उसको अपने बारे तो पता ही है, तो उसको लगता है कि इसके भी 4 रहे ही होंगे, वो नहीं भी हो तो भी वो मान ही लेगा, इसमें आप क्या करोगे। ठीक। अच्छा, एक और है कि कई सारे लोग ना बहुत ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करते हैं, तो वो शादी के पहले ही बता देते हैं कि मेरे 4 अफेयर थे। अब उसको लगता है 4 ही बताए हैं, हो सकता है हो गए तो 6 4 8 10 होंगे। तो मेरे को कभी कभी ऐसा भी लगता है कि ये अनावश्यक बहुत सारी चीज़ों को, जब आपकी शादी हो रही है तो पास्ट को ख़त्म कर दो, ना आप पूछो ना वो पूछे। तो बहुत सारी जगह हम, जो शायद किसी ने कहा था कि अति उत्साह में हम बहुत सारी चीज़ों को शेयर करते हैं जिनको शायद शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बेवकूफ़ियाँ मैंने भी की हैं, कुछ आपने भी की होंगी। अब अच्छा, शेयर कर देना बहुत आसान है, सामने वाला उसको कैसे लेगा अब आपको पता नहीं है। देखो, सभी से ये कहना चाहता हूँ, मैं जिस बात को आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा, रिजल्ट 100% आएगा, इसमें मेरे को कोई शंका नहीं है, क्योंकि मैंने आज के पहले हज़ारों लोगों से बात की है और रिजल्ट आते हुए देखा है। लेकिन ये बात भी ठीक है कि जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया कि यदि मैं माइक्रोबायोलॉजी का जॉब करता हूँ तो माइक्रोबायोलॉजी मैंने 20 साल उसको पढ़ा है, मतलब उसके पहले 12वीं तक एक बेस बनाया, तभी माइक्रोबायोलॉजी पढ़ पाए। तो जब मैं एक 2 वक्त की रोटी के लिए 20 साल 22 साल 25 साल मेहनत करता हूँ, तो जाके मैं 2 वक्त की रोटी के लिए कॉन्फिडेंस पाता हूँ कि हाँ ये अब काम हो गया। तो मेरी जिंदगी में पर्सनल, फैमिली, सोसाइटल, जो कुछ भी हम फैलाव को देखते हैं, सब कुछ ठीक से चल जाए ऐसा हम कितने लोग चाहते हैं? सब कुछ ठीक से चले, हम सभी चाहेंगे, नेचुरल है। उसके लिए मुझको कितना अपने आप को इन्वेस्ट करना होगा कि उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी कॉम्पिटेंस, उसकी योग्यता मुझ में आ जाए, उसके लिए मुझको अपने आप को कितना इन्वेस्ट करना होगा। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए 25 साल लगा रहे, तो कम से कम 2 वक्त की रोटी के लिए कॉन्फिडेंस आया, वो भी सभी को आता है? कितने % को आता है? कितने % लोगों को 20-22 साल 25 साल लगाने के बाद ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि 2 रोटी के लिए अब सोचना नहीं पड़ेगा? 40-60 को आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है। मोर देन 60, बापरे, हायर एजुकेशन की स्थिति पता है कि नहीं पता है? इस देश में पैदा होने वाले बच्चों में से 10% बच्चे किसी हायर एजुकेशन कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, 90% लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं 12 तक। कितने लोगों को पता है? ठीक। हमारे सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में से 70% किसी काम के नहीं है, तो 70% तो सीधे गए। बाकी का हाल आप देख लो। अभी इंजीनियरिंग को 10,000 का जॉब ठीक से नहीं मिल रहा है, या 10 से 20,000 रुपए की जॉब मिल रही है ऑन एन एवरेज ना। बाकी तो सब जगह एग्जाम्पल मिलते हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, और जॉब ना मिले तो हम किस काम के हैं? अब आपको माइक्रोबायोलॉजी आता है, आपको माइक्रोबायोलॉजी का जॉब नहीं मिलेगा तो आप किस काम के हो? अब ये बहुत मुश्किल है उसके बाद सोचना। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि ज़िंदगी को अपन बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बहुत हल्केपन के साथ लेते हैं। यदि 2 वक्त की रोटी को पाने के कॉन्फिडेंस के लिए हमने 25 साल 20 साल मेहनत किया है, तो ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस आ जाए, इसके लिए आपको क्या लगता है कि आपको कितना अपने आप को इन्वेस्ट करना होगा, कितना टाइम आपको देना होगा? क्या लगता है? कुछ आइडिया आता है कि यदि, अच्छा एक बात बताओ, फिजिक्स ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है कि ज़िंदगी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है? जिंदगी को समझना ज़्यादा मुश्किल है कि फिजिक्स को समझना ज़्यादा मुश्किल है? जिंदगी है ना। क्या हुआ? तो इससे ये तो हमारा ध्यान चला जाता है कि ये केवल है ना थंब रूल, कोई भी टोटका, ऐसा करो वैसा करो, ये कुछ भी काम तो आ नहीं रहा है। तो जिंदगी को भी जैसे हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री को पढ़ा है, बायोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी और साइंस और एनाटॉमी को पढ़ा है, जिंदगी भी कोई उससे गहरी चीज है ना।
तो एक उतनी सीरियसनेस की ज़रूरत है। चलिए एक काम करते हैं, एक कोई फ़ोन नंबर दो जिसपे कि आपको, मैं आपको अब ये बोल रहा हूँ कि इतने सारे लोगों के व्यूज़ नहीं आएंगे, पर हम सबके व्यूज़ लेना चाहते हैं। मेरी पर्सनल भी रुचि है कि किस तरह के व्यूज़ आपके हैं। तो आपका नाम मत लिखिए, एक पेज पे केवल ये लिख दीजिए कि शादी को लेके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं हम मास में शेयर करने में हमको संकोच होता है। तो मैं चाहता हूं कि आप जो दिल से फील करते हो, जैसा फील करते हो, वो कागज़ पे आ जाए और वो हमारे पास उपलब्ध हो जाए। तो एक पेज पे बिना नाम डाले, आपकी प्रॉब्लम हो या आपके आसपास की प्रॉब्लम हो, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपकी हो तो अच्छी बात है। आप ये लिखिए कि शादी को लेके आपको क्या प्रॉब्लम लगती है ना। मैरिज को लेके आपके मन में क्या क्या कंसर्न है, उसको क्लियरली लिख दी। हाँ जी, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रियल टाइम प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हो उसको लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जो कुछ आपने शेयर किया है, तो देखिए बेसिकली समीकरण कैसा है, इक्वेशन कैसा है। दो लोग हैं ए एंड बी। हाँ जी, तो जितनी चर्चा हमारी हुई है, हस्बैंड या वाइफ लें या दो फ्रेंड्स लें, दो लोगों के बीच में कंपैटिबिलिटी होने के लिए क्या कंडीशन है। दो लोगों के बीच में हमेशा कंपैटिबल सिचुएशन हो, हमेशा हार्मनी हो, कोई झंझट ना हो, उसके लिए क्या कंडीशन है। अंडरस्टैंडिंग। और अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है, देखिए ये जो वर्कशॉप कर रहे हैं उसका जो स्टाइल है वो ऐसा है कि जो भी कुछ आपके सामने कहा जाएगा वो एक प्रपोजल है, वो एक प्रपोजल है, प्रस्ताव है। आप उसको माने ऐसा आपसे नहीं कहा जा रहा है। तो जो भी कुछ कहा जाएगा उसको आपको मानना नहीं है, क्योंकि हम फॉलोअर होना चाहते हैं कि डूअर होना चाहते हैं। तो डूअर होने के लिए मानना होगा कि जानना होगा। तो हम चीज़ों को जानना चाहते हैं। जानना है तो फिर उसको जांचना होगा, और जांचने का तरीका जिसको यहाँ बोल रहे हैं सेल्फ, स्वनिरीक्षण। स्वनिरीक्षण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन जैसा कुछ बोल सकते हैं, उसको हम आगे करेंगे। तो मैं कह रहा था कि जो भी कुछ कहा जा रहा है वो प्रीचिंग नहीं है, वो शुद्ध रूप से साइंस है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, एटम और सेल की तरह से ह्यूमन को क्लासरूम में लाया जा सकता है। पिछले 15-20 सालों के जो भी प्रयास हम लोगों ने किए, स्कूल एजुकेशन महाराष्ट्र, स्कूल एजुकेशन छत्तीसगढ़, स्कूल एजुकेशन दिल्ली, तो पिछले प्रयास में कम से कम इतने सालों में हम एक परेशानी से जूझते रहे कि जब भी आप ह्यूमन बीइंग का बात करते हो तो ह्यूमन बीइंग के बारे कोई बात करनी है तो वो क्लासरूम का कंटेंट नहीं है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, बायोलॉजी, ये सब साइंस है। लेकिन जब आदमी के बारे बात करते हैं तो वो धर्म की बात है, वो अध्यात्म की बात है, वो कोई बाबाओं का काम है, उसको हम क्लासरूम में नहीं ला सकते। गलत भी नहीं है, क्योंकि यदि हम ह्यूमन बीइंग के बारे क्लासरूम से बात करेंगे तो वो किसी हिंदू से आएगा, मुस्लिम से आएगा, जैन से आएगा, बौद्ध से आएगा, क्रिश्चियन से आएगा। और जब भी किसी एक से लाया जाएगा तो दूसरे बिलीफ सिस्टम को मानने वाला नेचुरल है, कहेगा भी हमारे यहाँ ये लिखा है या हम इस बात को मानते हैं। तो हमने मटेरियल वर्ल्ड को ऑब्जेक्टिव माना है और ह्यूमन बीइंग को सब्जेक्टिव माना है। सब्जेक्टिव का मतलब है कि निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि निश्चित रूप से कुछ कहा जा सकता है। यदि वो किसी नेचुरल नियम से गवर्न होता है तो उसके बारे में निश्चित रूप से कुछ कहा जा सकता है, इसलिए उसको एजुकेशन में ला सकते हैं। यदि आदमी के बारे हम बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है, वो सबके अपने अपने
बिलीफ सिस्टम है, बिलीफ सिस्टम अपने 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 हो सकते हैं, लेकिन वो एजुकेशन का कंटेंट नहीं हो सकता है। दोस्तों, पिछले सालों में, पिछले 5 सालों में जो एक सफलता मिली कि हम हैप्पीनेस करिकुलम के नाम से ज़िंदगी को एजुकेशन में ला पाए, और ज़िंदगी के बारे मैंडेटरी जैसे हमारे बाकी सब्जेक्ट्स हैं, वैसे ही ज़िंदगी के बारे में भी क्लासरूम में एक सब्जेक्ट हो सकता है, और उसमें कोई इज़म का मामला नहीं है। जब भी हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो इट हैज़ टू बी यूनिवर्सल, लॉजिकल, प्रैक्टिसेबल, रेप्लिकेबल, हैंस वेरीफाइबल। तो इन ग्राउंड्स पे हम सारी बात कर रहे हैं। तो इस हॉल में हम जितनी बात करेंगे वो यूनिवर्सल होगा, लॉजिकल होगा, है ना, अंडरस्टैंडेबल होगा, लिवेबल होगा, सभी के लिए होगा, इसलिए वेरीफाइबल होगा। तो ऐसे ग्राउंड्स पे हम खड़े होकर बात कर रहे हैं। ये आपको जांचना है कि जो कुछ कहा जा रहा है वो इन ग्राउंड्स को मीट करता है कि नहीं मीट करता है ना। यदि ऐसा संभव है तो हम जिंदगी को बिल्कुल हम क्लासरूम में उतार सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। 3 दिन के बाद हम इस विश्वास को लेके जाएंगे कि हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जिन प्रॉब्लम्स को लेके लाए हैं वो सारे प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे, लेकिन एक आशा की किरण हमको दिख जाएगी कि उस पर बात करने का कोई प्लेटफॉर्म है और हम एक निश्चित प्रैक्टिसेबल कंक्लूजन्स पे पहुंच सकते हैं और आगे की यात्रा को कर सकते हैं। किसी भी तरह का पैसे का लेन देन इस मंच पे नहीं है, तो कम से कम हमको विश्वास करने में एक आसानी है कि हाँ, हम आगे बढ़ सकते हैं और चीज़ों को देख सकते हैं। तो जितनी बातें आपने कही वो सारी बातें इतनी ही है कि 2 लोगों के बीच में यदि हार्मनी होना है, जीने की जगह बनना है ना, तो उसके लिए क्या कंडीशन होना है, क्या कंडीशन होना है? तो देखिए, हर आदमी अपने आप में एक सेल्फ असेसमेंट करता ही है। ए के बारे असेसमेंट होता है। हर व्यक्ति अपने बारे एक असेसमेंट किया ही रहता है, मैं कैसा हूं। यदि ए का अपने बारे में कोई असेसमेंट है तो नेचुरल है बी का भी अपने बारे में कोई असेसमेंट है। ये ठीक है। और हम 2 की शादी होने वाली, तो इसका मतलब है कि जब हम लड़की देखने जाते हैं या लड़का देखने जाते हैं या एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, तो हम ए के बी के बारे एक राय बना रहे होते हैं। तो मेरा बी के बारे, ए का बी के बारे एक असेसमेंट बनता है। आपका ही बनता है कि सामने वाले का ही बनेगा? तो बी भी आपके बारे, तो बी भी ए के बारे एक असेसमेंट बनाता है। और ये संडे टू संडे बनता है कि हर क्षण बनता है? हर क्षण बनता है। ये नॉन स्टॉप है, लगातार होता ही रहता है। और ये हस्बैंड वाइफ का होता है कि सभी का एक दूसरे के साथ होता है। हम जॉब में रहते हैं, वहां भी होता है। हम न्यूज़ में किसी को सुनते हैं, वहां भी होता है। तो इसका मतलब है कि हर आदमी के पास मूल्यांकन करने का, असेसमेंट करने का नॉन स्टॉप मैकेनिज्म है। और लगातार हर व्यक्ति अपने बारे भी और दूसरों के बारे भी एक असेसमेंट, हम आदमी के बारे करते हैं कि कंट्रीज के बारे भी करते हैं? हम कंट्रीज के बारे भी कोई हमारा असेसमेंट बनाते रहते हैं। हम कंट्रीज के बारे करते हैं कि जाति और धर्म के बारे भी करते हैं। जाति और धर्म के बारे भी करते हैं। गुजराती ऐसे होते हैं, मारवाड़ी ऐसे होते हैं, सिंधी ऐसे होते हैं, पंजाबी ऐसे होते हैं, और ये वो वाले तो ऐसे होते हैं। तो हमारा सबके बारे कुछ ना कुछ एक मूल्यांकन है, एक असेसमेंट है। तो इसका मतलब है कि हर आदमी अपने बारे एक असेसमेंट करता है। मैं जो अपने बारे असेसमेंट 10 साल पहले किया था वो आज भी बना हुआ है कि बदल गया है? बदल जाता है, कुछ बना भी रहता है। तो मैं जो असेसमेंट अपने बारे किया था वो लगातार 10 साल पहले भी कर रहा था, आज भी कर रहा हूँ। और मैं फ्यूचर के लिए भी कोई प्रोजेक्शंस करता हूँ कि 10 साल बाद मैं कैसा होऊंगा। तो ये लगातार मेरे भीतर एक प्रोसेस चलता रहता है। 2 लोगों को साथ साथ जीना है तो क्या होना पड़ेगा? 2 लोगों को साथ साथ जीना है, चाहे जॉब में जीना है, चाहे घर में जीना है,
चाहे अपनी इमेजिनेशन में जीना है। हम लोगों के साथ हमेशा फिजिकली जीते हैं कि हमारी कल्पनाओं में जीते रहते हैं। हमारी कल्पना में कोई सास, कोई ससुर, कोई जेठ, कोई जेठानी या भाई या दोस्त, है ना, कोई भी मेरी कल्पना में चलता ही रहता है। ऐसे तमाम लोग हैं जिनकी आपस में नहीं बनी, उन्होंने डिवोर्स ले लिया। डिवोर्स ले लिया तो भी डिवोर्स हो गया कि आपकी कल्पना में चलता ही रहता है। डिवोर्स को 25 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी आपके मन में उसके बारे में रिएक्शंस हैं या आपके बारे में कुछ यादें हैं, वो लगातार आपके भीतर बना ही रहता है। इसका मतलब है हम ज़्यादा देर लोगों के साथ फिजिकली जीते हैं या अपनी इमेजिनेशन में जीते रहते हैं। इमेजिनेशन में बहुत सारे लोगों के बारे में, अच्छे और बुरे, जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस रहे, वो लगातार हमारे भीतर चलते हैं और मेरे भाव और विचार की एक बहती हुई धारा को लगातार प्रभावित करते हैं। यदि सही जीना होगा तो कैसा जीना होगा? इसका मतलब दो लोगों के बीच में कंपैटिबिलिटी होना है तो क्या होना पड़ेगा? कैसे होगा? कैसे होगा? तो सभी के लिए ये कॉमन है, सभी के लिए ये कॉमन है। ए जो अपने बारे में सोचता है प्लस ए जो बी के बारे में सोचता है, इसको मैच होना पड़ेगा बी जो अपने बारे में सोचता है प्लस बी जो ए के बारे में सोचता है। ये सेट जहां मैच हो गया वहां जीना हो जाएगा। कैसे? ए जो अपने बारे में सोचता है और बी जो ए के बारे में सोचता है, दोनों सेम हो जाए। मैं जो अपने बारे में सोचता हूं और आप जो मेरे बारे में सोचते हो, दोनों मैच हो गया तो क्या होगा? कोई कन्फ्लिक्ट नहीं। कन्फ्लिक्ट कहाँ है? मैं जो अपने बारे में सोचता हूं, जैसा मैं अपने बारे में सोचता हूं और आप जो मेरे बारे में सोचते हो, वो मैच नहीं करता है। भाई घर में क्या होता है? घर में माँ बाप हमारे बारे में जो सोच रहे हैं और मैं जो अपने बारे में सोच रहा हूं, वो मिसमैच हो गया है। किसी एक काम पे, किसी एक निर्णय के बारे में मुझको लगता है कि मैं ठीक सोच रहा हूं और मेरे माँ बाप अलग तरीके से सोच रहे हैं। तो जैसा मैं सोच रहा हूं ऐसे ही माँ बाप सोचते तो क्या होता? कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा माँ बाप नहीं सोच रहे हैं। तो इसका मतलब है जैसा मैं अपने बारे में सोचता हूं और जैसा मैं बी के बारे में सोचता हूं, बी जैसा अपने बारे में सोचता है और बी जैसा मेरे बारे में सोचता है, ये इक्वेशन मैच कर जाए तो जीना हो जाए। इसमें कोई गलती है तो बताओ, इसमें कोई गैप है तो बताओ। ये आप तक पहुंच, कितने लोगों तक ये इक्वेशन पहुंच रही है? इससे ज्यादा कुछ हो सकता है? दो लोगों को जीना है तो इससे ज्यादा कुछ हो सकता है? इससे कम में काम चलेगा? इससे कम में काम चलेगा? इससे कम जो भी होगा तो क्या होगा? इससे कम जो भी होगा वो कन्फ्लिक्ट होगा, कन्फ्यूजन होगा, है ना, असहमति का दौर होगा, है ना, झेलना होगा, झिलाना होगा। तो ये हुए बिना हमारा जीना नहीं हो सकता है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? अब ये कैसे होगा? कैसे होगा? बोलिए कैसे होगा? माइक माइक कैसे होगा? हेलो, मेरे ख्याल इंट्रोडक्शन। आई एम ध्वनि मेहता, मैं अहमदाबाद से हूँ और अभी जॉब कर रही हूँ हाउसिंग लोन में, एनबीएफसी में। हाउसिंग बोर्ड? हाउसिंग लोन्स। हाउसिंग लोन्स। एनबीएफसी बैंकिंग, नॉन बैंकिंग में। एचडीएफसी में। हाँ। मुझे लगता है कि ये गैप तभी फील हो सकता है जब कम्युनिकेशन ज़्यादा हो और क्लियर हो, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन हो। क्योंकि हम सिर्फ इमेजिनेशन, हम कुछ चीज़ें अज्यूम कर लेते हैं सामने वाले के, तो वो जब तक क्लियर आउट नहीं होगा तब तक हम वो अजम्पशन में ही जीते रहेंगे। एंड थिंग, और दूसरी चीज़ ये है कि जितना अलग अलग सिचुएशंस हम एक्सप्लोर करें तब तक हम
किसी को समझ नहीं पाएंगे। सर जैसे कि इन्होंने बोला कम्युनिकेशन, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग होना, कम्युनिकेशन होने के बाद वो जो बात हुई है उसको अंडरस्टैंड करना, और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग के बाद अगर वो दोनों बात जो हमारे मन में है और वो सामने वाले के मन में है, जो अंडरस्टैंडिंग से जो कंक्लूजन निकलता है उसको एक्सेप्ट करना। और मैं तो हर महीने 2 लड़कियां ले आता हूँ और मैं तो ट्रांसपेरेंट हूँ। ऐसा नहीं चलेगा? नहीं, आप इसको समझो, यही फ्रीडम है। नहीं ऐसे नहीं, अंडरस्टैंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ के जो लाइफ पार्टनर, जैसे कि मेरी कुछ अंदर से कुछ बातें हैं, लाइफ पार्टनर की कुछ बातें हैं, तो दोनों का समझ के कि दोनों चाहते क्या है लाइफ में। हमें तो चाहता हूँ, मैंने बताया ना। नहीं, पर जैसे कि मैं नहीं चाहती तो आप नहीं चाहते तो अब इसमें कैसे होएगा? अब कौन सही है कौन गलत है? भाई एक आदमी की इंडिपेंडेंस, एक आदमी का फ्रीडम, उसको सम्मान किया जाए कि नहीं किया जाए? शादी हो गई तो क्या हम बिल्कुल, है ना? और ट्रांसपेरेंसी कोई चीज है, मैं कुछ छुप के नहीं कर रहा हूँ, है ना? आपके सामने ही लाता हूँ, आपके साथ बैठ के पीता हूँ, और आप भी ले आओ मेरे को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये घटी घटनाएं हैं ना, कोई ऐसा कल्पना से जोड़ के नहीं बता रहा हूँ। तो ऐसे में क्या क्वेश्चन खड़ा? अब ऐसे में कम्युनिकेशन और ट्रांसपेरेंसी और, है ना, खुल के बात किया जाए, अब इसमें क्या खुल के बात किया जाए? तो कौन सही है कौन गलत है कैसे माना जाए? और आदमी बिल्कुल बहुत कॉन्फिडेंटली उसको लगता है कि मैं सही हूं और मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूं, और आप जो है पुराने जमाने के हो। यही जिंदगी है। अब इसमें कम्युनिकेशन क्या करेगा, अंडरस्टैंडिंग क्या करेगी? हाँ जी, माइक। भैया इसमें अंडरस्टैंडिंग ये चलेगी कि मेरे 2 स्त्रियों के आ जाने से जो सुख है वो मेरी पत्नी के दुख से ज्यादा है क्या? इस बात को तय करना पड़ेगा कि उसको तकलीफ हो रही है। भाई तुम तकलीफ पा रहे हो तो तुम्हारी कंडीशनिंग की वजह से तकलीफ पा रहे हो, मैं तकलीफ नहीं दे रहा हूं। वो कंडीशनिंग जो भी है, ये बात पहुंच रही सबको? ऐसी स्थिति में यदि पत्नी दुखी हो रही है तो अपनी दकियानूसी विचारों की वजह से दुखी हो रही है, और तुम अपने घर जाओ और तुम अपना माइंडसेट ठीक करके आओ, ठीक है? और यही जीने का सही तरीका है, ऐसा मैं मानता हूं। हाँ तो ठीक है, तो फिर उसने दूसरी प्रायोरिटी चुनी तो परिवार टूट गया। उसको चुनना क्या है? उसको सामने वाले व्यक्ति का रेस्पेक्ट देना पड़ेगा, भले विचार दकियानुसी हो, जैसा भी हो, कम से कम समझना तो पड़ेगा। परिवार के लिए सिर्फ मेरी प्राइवेट लाइफ, मेरी पड़ेगा काम करता नहीं है, जो हो रहा है वो बता रहा हूं। वही तो, इसका रास्ता क्या है? माइक। पहले ही एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि ये सोशली हमें देखना पड़ेगा। थोड़ा माइक ऊपर। कोई भी इश्यू है, कोई भी, जैसे मेरा कोई शौक है तो वो सोशली एक्सेप्टेबल है या नहीं है, मतलब मुझे पसंद है ये सही है, मुझे उसमें बड़ा मजा आता है ये सही है। जैसे मुझे शराब पीना अच्छा लगता है तो मेरी नजरिए से मुझे बड़ा मजा आता है, पर वो सोशली एक्सेप्टेड है कि नहीं है ये देखना मत हो, हु केयर्स? पर मैं सोशल को केयर करने के लिए बना ही नहीं हूँ, मुझको जो अच्छा लगता है मैं वो करता हूँ। नहीं, हाँ, मैं मतलब मुझे सभी के साथ मिलके जीना है ना, मुझे अकेले तो नहीं जीना है, तो मुझे वो केयर करना पड़ेगा ना। मुझको दूसरे के साथ मिलके जीने को जो अच्छा लग रहा है मेरे को वही करना है, मैं दूसरे तो मिलके जीना ही नहीं है। तो फिर शादी करने का कोई वही नहीं है ना। नहीं, और शादी करने के पहले एक दूसरे के पूरे इमेजिनेशन थॉट प्रोसेस में से इतना बड़ा बिलीफ सिस्टम है, क्या सारी बिलीफ्स को निकाल के आप चेक कर पाओगे? नहीं। और चेक करने जाओगे तो पता चलेगा शादी नहीं होगी। नहीं। तो इसका मतलब है कि ऐसी कंडीशनिंग निकल के कल आएगी ही जिसमें कि वो बहुत संभावना है कि आपके साथ उसकी सहमति नहीं बनेगी। तो फिर वहां सवाल ये खड़ा होगा कि क्या सही है क्या गलत है।
कोई जगह तो होगी ना। कहता है समाज मैं केयर नहीं करता। ये अच्छा, जैसे आज ये प्रॉब्लम खड़ा हो गया, जैसे मैं कह रहा था कि हमारे ज़माने में कम से कम इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम होती थी। देखो आपको पता है कि नहीं है कि हरियाणा में आज भी वो स्थितियां हैं कि यदि लड़की ने किसी गैर जातीय, सभी समाजों में नहीं है, कुछ में है, अब नहीं है लेकिन फिर भी है, कि यदि लड़की ने किसी दूसरे जाति के लड़के से शादी कर ली, अफेयर कर लिया, प्यार व्यार हो गया और बाप को पता चल गया, तो बाप अपनी बेटी को गोली मार देता है। ऑनर किलिंग कभी कभी अखबार में, न्यूज़ में सुनते होंगे। तो दूसरी जाति में विवाह करना इतना बड़ा अपराध था, कभी वो जमाना भी था। और अब तो दूसरी प्रॉब्लम हो गई, लड़का कहता है कि मैं तो लड़के से ही शादी करूंगा, और बाप उसको समझाता है कि देखो ये ठीक नहीं है। बोले तुम तो लड़के से शादी की थी, तुम्हारी कौन सी ठीक चल रही है? अब क्या करोगे? लॉजिक तो लॉजिक है, और आपके पास तो लॉजिक बहुत सारा है ना। और आप तो गिना दोगे कि वो इतने सारे कंट्रीज में ये लीगल है, ऐसा है वैसा है, तो अब यहाँ तो कुछ काम नहीं करेगा। अब क्या सही है और क्या गलत है? ये तो उस इंसान पे डिपेंड करेगा ना, उसकी सोच कैसी है। मतलब सोच यही है कि आप मैं हस्बैंड वाइफ हैं, तो कुल मिला के एक दिन लगता है कि हम साथ नहीं चल सकते। सोच फाइनली यहीं पहुंचती है। और पहले एक ज़माना था जब डिवोर्स लेने में दिक्कत होती थी, सोशली भी एक्सेप्टेबल नहीं था, फाइनेंशियली भी लड़की हस्बैंड पे डिपेंडेंट थी, है ना, सामाजिक कारण भी थे। आज दोनों ही कारण कम हो गए हैं। तो अब कोई हस्बैंड वाइफ ऐसा नहीं है जिसकी ज़िंदगी में कोई दौर ऐसा नहीं आता है जब उठापटक अच्छे से हुई हो, ना हुई हो, होता ही है। उसको आप पचा के निकल गए तो कल आने वाला समय नॉर्मल हो गया, लेकिन आप उसको पचा ही नहीं पाए और आप अलग हो गए। अभी ये वाली स्थितियाँ ज़्यादा हैं, क्योंकि आपको भी लगता है कि फाइनेंशियली तो मैं भी कमाती हूँ, क्यों झेला जाए। बाप भी ऐसा बोलता नहीं है कि कन्यादान किया है, वो भी कहता है बेटा ये घर भी तेरा ही है, तो चल इधर वापस आ, है ना। पहले एक एज का भी डिफरेंस शादियों में किया जाता था। पहले पति परमेश्वर हुआ करता था, है ना, और लड़की दूसरे परिवार से जाके उस घर में उसको एडजस्ट होना होता था। वो सोच के ही जाती थी कि मैं एक कंपनी ज्वाइन करने जा रही हूँ, तो उस कंपनी के हिसाब से मेरे को एडजस्ट होना है ना। तो पहले एक पति होता था, एक पत्नी होती थी। पत्नी वो है मतलब जिसको एडजस्ट होना है, पति वो है जिसकी कंपनी पहले से है। तो पत्नी को जाके पति की कंपनी ज्वाइन करना होता था और उसमें उसको एडजस्ट होना होता था। उस घर की परंपराएं, उस घर की जो भी तौर तरीके हैं, उसके हिसाब से मुझको एडजस्ट होना है, ऐसा वो मान के जाती थी। आजकल लड़की भी कमाने लगी है और फ्रीडम भी अपने तरीके से आई है। गलत हो गया मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। अब दोनों पत्नी ढूंढ रहे हैं और दोनों पति हैं। पति मतलब शरीर से नहीं, मन से। मन से का मतलब है लड़की को लगता है कि मुझको ऐसा लड़का मिले कि जो बिल्कुल मेरे अनुसार चले, और ऐसा घर मिले जो मेरे अनुसार हो। अब लड़की को भी लगता है कि एक ऐसी लड़की मिले जो बिल्कुल हमारे घर के अनुसार सेट हो जाए। तो दोनों पति हो गए हैं मानसिक रूप से, और दोनों एक दूसरे में पत्नी तलाश रहे हैं। मिलेगी? ना मिलने की संभावना ज़्यादा है। इसलिए डिवोर्स बेशक ना हो, लेकिन वो कंपैटिबिलिटी, वो हार्मनी, वो आपस में जीने का मजा, वो दोस्त होने की बात, वो तो कहीं दूर हो गई। सवाल तो यही है ना कि हम डिसाइड कैसे करें कि एक दूसरे के साथ चलेगा, मतलब अच्छे से। तो बोलो, आप बताओ। देखो हमारा तो जो होना था हो गया, अब तो बारी आपकी है। हाँ जी, माइक पीछे। हेलो सर, दोनों का गोल एक होगा ना? गोल क्या होता है? गोल मतलब कि जो पर्पस है मैरिज का वो एक होगा कि दोनों पर्पस कहाँ पता है? वो साथ मिलके जीना है। जीना क्या होता है? वही सर, दोनों का इंडिविजुअल ग्रोथ होना चाहिए। चाहिए क्या होता है? सोशली, स्पिरिचुअली, जो भी आपको पता है, आपका ग्रोथ होना चाहिए सर। ये सब तो कुछ पता नहीं। खाना ही पीना जिंदगी है, मौज मजा करना जिंदगी है, और मजा करने के तरीके दोनों के अलग अलग। कोई मजा करने का तरीका ऐसा है फिजिकल लेवल पे जो दोनों को हमेशा एक जैसा सूट करता हो? नहीं सर, ऐसा हो नहीं सकता। नहीं हो सकता। एक ही को आज अच्छा लगता है, कल अच्छा नहीं लगेगा। जी सर।
क्या समझ में आया? हाँ जी बोलिए, क्या समझ में आ रहा है? हाँ जी माइक पीछे। दो चीजें हैं जिसके ऊपर हम ध्यान दे सकते हैं, एक तो एडजस्टमेंट्स और दूसरा फिर म्यूचुअल सम अंडरस्टैंडिंग। दूसरा म्यूचुअल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग कि चलो कुछ चीजें ऐसी है जो मुझे उसके लिए अच्छी नहीं लग रही है, कुछ चीजें ऐसी है जो उनको मेरे लिए अच्छी नहीं लग रही है। सो ए विल ट्राई टू अंडरस्टैंड बी एंड बी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ए, तो एंड इट्स अ पुराना लॉन्ग टर्म एंड अ लाइफ टर्म गोल, सो वी नीड टू टेक बैलेंस बोथ द वेज। तो अभी फिर एक नई ये निकल के आती है कि जिंदगी मतलब समझौता है। मतलब ये होता ही है, आपको ये करना ही पड़ेगा, पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, तो उसमें जिंदगी नहीं बचती है, समझौता ही बचता है। बात आपकी ठीक है। फिर दो ही रास्ते हैं, या तो भाई डिवोर्स ले लो या एक दूसरे को एडजस्ट करो। लेकिन जहां आपकी सबसे ज़्यादा जीने की तमन्ना है, जहां आपकी सबसे ज़्यादा जीने की, सबसे ज़्यादा किसी के हम नज़दीक आते हैं, मतलब मैरिज वो रिश्ता है जहां हम ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, कुछ भी एक दूसरे का छिपा हुआ नहीं है। जहां हमारी जीने की बहुत गहरी तमन्ना है, वहां समझौतों पे जिंदगी चले तो उसका क्या मजा आने वाला है। और कुछ आप कहना चाहते हो? और कुछ आप कहना चाहते हो? समझौता तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि करना एक ही पड़ेगा। हाँ पर दोनों को करना पड़ेगा, कोई एक करता रहेगा तो नहीं चलेगा। मतलब ये जो आपने साइकिल बनाई है तो वो दोनों तरफ से चलनी पड़ेगी, दोनों एक दूसरे को माफ कर दे, कोई गलती हुई एक दूसरे से, और दोनों ही एक दूसरे को समझे। ठीक है, दोनों तरफ से ये पूरी साइकिल खत्म होगी तो ही ये आगे अच्छी तरह से ये बढ़ेगा। सुनने में तो ठीक लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली वो उसके लिए शायद उसका रीजन ये होगा कि वो कैसे एटमॉस्फेयर में से आते हैं, वहाँ की जो लोकली कैसे लोग रहते हैं, जो सारे जैसे कि हमारे आसपास कैसे लोग शादी करके जी रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। हाँ जी बोलिए। प्रॉब्लम मैंने आपके सामने रखी है, इस प्रॉब्लम में आपको क्या कहना है? भैया समझौते की बजाय स्वीकार्यता और सम्मान मुझे लगता है ज़्यादा बेटर वर्ड है। हम स्वीकार कर लें तुम ऐसे हो, ओहो, और मैं इसका सम्मान भी करता हूँ। सुनने में अच्छा लग रहा है। आप तो शादी किए नहीं हो अभी, जो शादी नहीं किए हैं वही ज़्यादा बोलते हैं। शादी किए वाले को समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। शादी नहीं करने वाले थ्योरी बताते हैं, शादी करने वाले को प्रैक्टिकल पता चल गया है। सर मुझे लगता है कि सही गलत का कोई अगर आधार हो, जैसे कि इनका होता है कि सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर लेते हैं और मैं सारी चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करती, तो कभी मुझे भी डाउट होता है कि नहीं मैं आजकल भी वैसे थोड़ा... लड़के ज़्यादा उदार हो गए हैं, मेरे को ऐसा लगता है। हाँ है। हाँ आजकल लड़के लड़की के हिसाब से एडजस्ट होने का, ढलने का पूरा कोशिश करते हैं। हाँ तो मुझे तो कभी वो उसमें भी कभी डाउट हो जाता है कि हाँ। मैं कहीं गलत होगी तो ये वो भी एक्सेप्ट कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि कितना साल हो गया शादी को? नहीं हुई शादी अभी हुई नहीं? 2 साल मतलब हम अभी साथ हुई में- नहीं तो नहीं होने में तो एक ठीक है काफी। बोले उसको कहता है तू कर ले, जो कर ले कर ले। मुझे लगता है सर कि सही गलत का एक अगर बेस हो, एक मतलब जहाँ पे मैं ये देख सकूँ कि नहीं मैं सच में ये अभी बोल रही हूँ कि नहीं मैं ठीक हूँ, तो क्या मैं सच में ठीक हूँ? अभी ये बोल रहे हैं कि ये गलत है, ये सही है, तो हमारे जमाने में हाँ जब शादी होती थी तो नया नया चलन चला था कि लड़की लड़के को बात करवाते थे, वो नया नया चला था उस समय। हमारे पिताजी के शादियों के समय में तो लड़की देखते ही नहीं थे, शादी हो जाती थी। यहाँ भी ऐसा था पहले, पुराने लोगों में लड़की देखते ही नहीं थे, वो शादी में पहली बार ही मिलती थी। फिर हमारे समय तक आया कि थोड़ा साथ में बिठाने लगे, तो मैं जब देखने गया तो एक एक करते करते गाड़ी में 12 लोग हो गए। वो वैन थी और उसमें 12 लोग भर गए, 8-10 लोग भर गए। तो पहले तो मैं इससे परेशान था कि इतने सारे लोग क्यों जा रहे हैं। खैर चले गए तो मेरे को बाद में पता चला अंगूठी पहले से लेके गए थे। मेरे को लड़की दिखा रहे हैं, वो पहले सोच के आए हैं कि फाइनली है। मैं शादी करने हमको कमरे में बिठा दिया तो हमने बातचीत करना शुरू किया। तो थोड़ा सा सोचने वाले आदमी पहले से थे, तो हमको पता था कैसे पूछना है, क्या क्या बात करनी है। तो मैं जो पूछूं वो हाँ या ना बोल दे। तो मेरे को समझ में आया गूंगी तो नहीं है।
बोलती है कि नहीं बोलती? तो मैं फिर ऐसा क्वेश्चन पूछना पड़ेगा जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं होता। फिर क्वेश्चन मैं करता था, जवाब उसकी भाभी देती थी। तो मैं पहले तय कर लो दोनों में से शादी किसको करनी है। तो इतना सुन के भाभी तो चली गई। तो फिर मैंने पूछा, मैंने क्वेश्चन डिजाइन किया, मैं संयुक्त परिवार के बारे में आपके क्या विचार है? अब इसमें तो हाँ या ना नहीं चलेगा, कुछ तो बोलना होगा। फिर मैंने एक दो क्वेश्चन और पूछा। उधर तब तक उनका मंत्र शुरू हो गए हमारे परिवार में ना, उनका तो काम पक्का ही था, पहले से ही था। तो मैं कहना चाहता हूं कि अभी जिस तरह का माहौल है उसमें ये जो कंपैटिबिलिटी है, अच्छा हमारे समय में इतना लॉजिक इतना नहीं था, वो आस्था वाला भाग ज्यादा था। हम भी कोई समझ के शादी कर रहे थे ऐसा नहीं था, क्योंकि परिवार में होता ही है, क्योंकि सभी करते ही हैं। तो लड़की भी एक आस्था के साथ है, लड़का भी एक आस्था के साथ है, फिर भी जो बीच में होना होता था। अभी की जनरेशन में जब आप दोनों ही सोचने वाले हो गए हो, दोनों ही कमाने वाले हो गए हो, और समाज वाले बैरियर छोटे हो गए हैं, अब इस लेवल पे आके ये कंपैटिबिलिटी को बिठा पाना है ना, तो ये कैसे कंपैटिबिलिटी बनेगी, इसका आधार क्या होगा?